अध्याय 169। अध्याय 144। उत्तरी शहर के पुरुषों के पास पत्नियों को भेजना। अध्याय 144। उत्तरी शहर के पुरुषों के पास पत्नियों को भेजना। अनुवादक 54,96,9339। यदि बर्बर जनजाति को सीधे उन स्थानों पर बसाया जाता है जहां ग्रेट सम के आम लोग एकत्रित होते हैं, तो इससे बर्बर जनजाति और ग्रेट सम के लोगों के बीच आसानी से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर दोनों समूहों के बीच बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं होती है, तो बर्बर जनजाति के लिए ग्रेट सम संस्कृति में पूरी तरह से आत्मसात होना असंभव होगा। इसलिए लू चेन ने एक समझौता करते हुए उत्तरी शहर में बर्बर जनजाति के रहने के लिए विशेष रूप से काउंटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। बेशक प्रत्येक परिवार का पंजीकरण और कड़ी निगरानी आवश्यक थी। हालांकि अनुमति मिलने पर वे ग्रेट सुम लोगों द्वारा बसे शहरों में भी प्रवेश कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बंदी बनाए गए बर्बर जनजाति के सदस्यों के रिश्तेदार उनसे सीधे मिल सकते थे। इससे उत्तरी शहर में हाल ही में पलायन कर आए बर्बर महिलाएं बहुत खुश हुईं। लेकिन जहां खुशी होती है वहां दुख भी होता है। जिन बर्बर महिलाओं के पुरुष मर चुके थे, वे बर्बर कैदियों के शिविरों में पहुंच भी जाएं, तो भी वे अपने पुरुषों को नहीं देख पाएंगी। और ऐसी कई महिलाएं थीं। बर्बर लोग एक विवाह नहीं बल्कि बहुविवाह प्रथा का पालन करते थे। अचानक 2 लाख पुरुष मारे गए, जिनमें उत्तरी फ्रे राजा के कबीले के कुछ लोग भी शामिल थे। लेकिन 1 लाख से अधिक पुरुष ऐसे भी थे जो मर चुके थे, जिससे ये कल्पना करना मुश्किल है कि आकाश भेड़िया राजा के कबीले ने कितनी विधवाओं को पीछे छोड़ा होगा। उत्तरी शहर में बर्बर विधवाओं की अचानक इतनी अधिक संख्या में वृद्धि इस क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं थी। भोर होते ही लू चेन ने उठकर जल्दी से कुछ खाया और फिर अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल दिया। पिछले कुछ दिनों में वह लगभग हर दिन येल नानयान जाता था। हालांकि वह खुश था, लू चेन ने अपना सारा समय येल नानयान की कोमल और गर्मजोशी भरी भूमि में बिताने से नहीं लगाया। एक जागीरदार होने के नाते वह हर दिन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था। बाहरी प्रांगण में स्थित अध्ययन कक्ष अब उनका कार्यस्थल बन गया था। मूलतः सुबह उठने के बाद वे सभी प्रकार के राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिए अध्ययन कक्ष में जाते थे। जब लू चेन पहली बार उत्तरी शहर पहुंचा तो उसे व्यस्तता महसूस नहीं हुई। हालांकि अचानक उत्तरी शहर में कामों की संख्या बढ़ गई और लू चेन लगभग हर दिन सुबह से शाम तक अध्ययन कक्ष में बिताने लगा और अक्सर वहीं भोजन भी करता था। इससे लू चेन को एक बात का एहसास हुआ, उनके पास काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, या सटीक कहें तो सिविल अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी। हालांकि नॉर्थ सिटी की अपनी प्रशासनिक संरचना थी, लेकिन पहले इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं थी और ज्यादातर समय यहाँ निष्क्रियता का शासन चलता रहा। नॉर्थ सिटी के अधिकारी कुछ नहीं करते थे और बस अदालत द्वारा भत्ते और वेतन वितरित करने का इंतजार करते रहते थे। अब जब उन्होंने पूरे उत्तरी शहर में सुधार करने का इरादा किया, तो उन्हें सबसे पहले अपर्याप्त अधिकारियों की समस्या का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये समस्या आई कि अधिकांश अधिकारियों में काम करने की प्रेरणा की कमी थी, जिससे कई कार्यों को समय पर पूरा करना मुश्किल हो गया। इस समय जब लू चेन ने अपनी मेज पर रखे अधिकारियों के बारे में जानकारी देखी, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भ्रष्टाचार आम बात थी। नॉर्थ सिटी भले ही गरीब रहा हो, लेकिन वे अधिकारी फिर भी अपनी जेबें भरने के तरीके ढूंढ लेते थे। वे न केवल भ्रष्ट थे बल्कि आलसी भी थे। ये अधिकारी निकम्मे और निकम्मे लोगों से कम नहीं थे। सफाई करना आवश्यक था। तभी अध्ययन कक्ष के बाहर से एक नौकरानी की आवाज सुनाई दी। राजकुमार लॉर्ड ली और लॉर्ड मो आ चुके हैं, उसने कहा। लू चेन ने शांत भाव से जवाब दिया, उन्हें अंदर आने दो। लू चेन के शब्द समाप्त होते ही अध्ययन कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला और ली रुई 20 से अधिक अन्य लोगों के साथ अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गए। अब अध्ययन कक्ष थोड़ा भीड़भाड़ वाला लग रहा था। आमतौर पर एक जागीरदार के पास मामलों पर चर्चा करने के लिए अपनी अलग जगह होती थी, लेकिन लू चेन के उत्तरी शहर आने के बाद उन्होंने शुरू में राजनीतिक मामलों से शायद ही कभी निपटा और हमेशा उत्तरी राजकुमार हवेली में ही रहे, इसलिए बैठक कक्ष का निर्माण नहीं किया गया था। ली रुई ने शुरू में सोचा कि चूंकि उत्तर राजकुमार मामलों का संचालन नहीं करते, इसलिए उनके लिए बैठक कक्ष का निर्माण करने में काफी चांदी खर्च होगी। इसलिए मितव्ययी मानसिकता अपनाते हुए उन्होंने उत्तर राजकुमार के लिए बैठक कक्ष का निर्माण करने की जहमत ही नहीं उठाई। हालांकि आज के ली रुई को यह एहसास हो गया था कि उत्तरी राजकुमार मामलों में तटस्थ नहीं थे, बस अभी समय नहीं आया था। जल्द ही उत्तरी राजकुमार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। ली रुई अब अपने पूर्व उदासीन रवैये को जारी नहीं रख सकते थे, अन्यथा देर सवेर उत्तरी राजकुमार उन्हें प्रांत के राज्यपाल पद से हटा देंगे। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही सभी ने तुरंत लू चेन का अभिवादन करते हुए कहा, राजकुमार को हमारा प्रणाम, आपकी आयु 10,000 वर्ष हो, 10,000 वर्ष हो, 10,000 10,000 वर्ष हो। लू चेन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा, अगर आपको कुछ कहना हो तो एक एक करके बोलें। राजधानी की अदालत के विपरीत लू चेन की छोटी अदालत फिलहाल काफी व्यवस्थित थी। शुरुआत से ही मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी हलचल के बिना जरूरत पड़ने पर ही मामलों पर बात की जाती थी। इस समय ली रुई आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, चूंकि उत्तर शहर में मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर राजकुमार हवेली का अध्ययन कक्ष अब राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया है और अब राजनीतिक मामलों के हॉल का निर्माण करने का समय आ गया है। ग्रेट सम में सामंती दर्जा प्राप्त जागीरदारों के पास अपार शक्ति होती है। उनकी भूमि नामात्र के लिए ग्रेट सम का हिस्सा होने के अलावा उनके पास लगभग सभी अधिकार होते हैं। जागीरदारों द्वारा शासित क्षेत्रों को सामंती राज्य भी कहा जाता है और प्रत्येक जागीरदार का अपना प्रशासनिक स्टाफ और राजनीतिक मामलों का हॉल होता है।
पहले लू चेन मामलों का प्रबंधन करता था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हालात अलग थे। उनके प्रशासनिक कर्मचारियों की बढ़ती संख्या और मामलों की बढ़ती मात्रा को देखते हुए भविष्य में इतने छोटे से अध्ययन कक्ष में राजनीतिक मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। अध्ययन कक्ष में पहले से ही 20 से अधिक लोगों को समायोजित करने में कठिनाई हो रही थी। यदि उत्तरी राजकुमार के कर्मचारियों या अधीनस्थ अधिकारियों की संख्या बढ़ती रही तो राजनीतिक मामलों पर चर्चा को आंगन में स्थानांतरित करना पड़ सकता है। ये स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। ली रुई की बात सुनकर लू चेन ने शांत भाव से कहा, ठीक है, ली लॉर्ड इस मामले को संभाल लेंगे। ली रुई ने झुककर जवाब दिया, जैसा आप आदेश दें, राजकुमार। अध्याय 170, अध्याय 144, उत्तरी शहर के पुरुषों के पास पत्नियों को भेजना _2। अध्याय 144, उत्तरी नगर के पुरुषों के पास पत्नियों को भेजना _2। अनुवादक 54,96,90,339। इसके बाद ली रुई अपने घर लौट गया। इसके बाद लू चेन ने आगे कहा, वैसे राजनीतिक मामलों का हॉल उत्तरी राजकुमार के महल के बगल में ही बनाया जाए, इसे बहुत दूर न बनाया जाए। ली रुई ने जवाब दिया, राजकुमार निश्चिंत रहें। जब उत्तरी राजकुमार हवेली का निर्माण हुआ था तब हमने पहले से ही उसके बगल में राजनीतिक मामलों के हॉल के लिए एक जगह आरक्षित कर रखी थी। ये सुनकर लू चेन ने ली रुई से यह नहीं पूछा कि राजनीतिक मामलों का हॉल शुरू में क्यों नहीं बनाया गया था। ये बहुत संभव था कि उत्तरी शहर के ली रुई जैसे अधिकारियों ने मान लिया होगा कि लू चेन को हॉल की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए उन्होंने उसे राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक स्थान प्रदान करने की जहमत ही नहीं उठाई। लू चेन इन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती थी और उसने आगे कहा, क्या किसी और को भी कोई बात बतानी है? इस समय मु चांगटियन आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, अब हौवित्जर तोपों की संख्या पर्याप्त नहीं है। तोपखाने शिविर में सैनिकों के पास करने के लिए कुछ नहीं है और वे प्रशिक्षण भी नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि तोपखाने शिविर को भंग कर देना चाहिए और भविष्य में हौवित्जर तोपों को नियमित सैनिकों में बांट देना चाहिए। हौवित्जर तोपों के लिए केवल 1000 गोले थे और वानिंग घाटी में बर्बर जनजाति के खिलाफ लड़ाई के बाद गोला बारूद लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तोपखाने शिविर की जिम्मेदारी संभालते हुए मुजिंगू को इस बात का संदेह था कि लू चेन के पास अभी भी गोले बचे हैं या नहीं। वे अब प्रशिक्षण के लिए भी असली गोला बारूद का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सारा गोला बारूद खत्म हो गया तो उनके पास बिल्कुल भी गोला बारूद नहीं बचेगा। मुजिंगू ने सोचा कि अगर वाकई उनके पास गोले खत्म हो गए हैं तो 10,000 सैनिकों के साथ तोपखाना शिविर बनाए रखना कुछ हद तक फिजूल खर्ची होगी। इन सैनिकों को दूसरे शिविरों में तैनात करना बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने मु चांगतियान को तोपखाना शिविर को लू चेन के पास लाने के लिए कहा ताकि वह इस बारे में अपनी राय दे सकें। मु चांगतियान की बातें सुनने के बाद लू चेन कुछ देर तक सोचता रहा। यह वाकई एक समस्या थी। उनके पास हौवित्जर तोपों के निर्माण की क्षमता नहीं थी। हालांकि सिस्टम द्वारा दिए गए हौवित्जर तोपों के इनाम ने उन्हें उत्तरी शहर के संकट से उबरने में मदद की थी, लेकिन गोले खत्म हो जाने के बाद और अगर सिस्टम द्वारा अतिरिक्त गोला बारूद का इनाम नहीं दिया जाता तो ये हौवित्जर तोपें यूं ही धूल खाती पड़ी रहती। ये सोचकर लू चेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब जाकर उसे याद आया कि उसकी महिलाओं ने लंबे समय से उसके लिए गर्भधारण नहीं किया था। उनकी व्यवस्था का नाम था बहुत सारे पुत्र और बहुत सारे आशीर्वाद। केवल उनके गर्भधारण या प्रसव के माध्यम से ही उन्हें अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हो सकते थे। दरअसल वह हाल ही में निष्क्रिय नहीं रहा था। लगभग हर रात उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बेशक मुजिक्सुआन और ग्रेट यू और दाझो की महिलाओं के जल्दी गर्भवती न होने का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए लू चेन ने स्थिति को नियंत्रित किया और जानबूझकर इन तीनों को गर्भधारण करने से रोका, क्योंकि उसे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का डर था। हालांकि उनकी कायाकल्प करने की क्षमता चोटों से उबरने में उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन प्रसव के मामले में कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि कहीं कोई ऐसी क्षति न हो जाए जिसकी भरपाई न हो सके। इसलिए इस मामले में लू चेन ने कुछ संयम बरता। लेकिन वान किंगसी, बाई किंग और हाल ही में आए येल नान्यान के लिए स्थिति अलग थी। लू चेन इन तीनों महिलाओं का विशेष ध्यान रखता था। उदाहरण के लिए येल नान्यान के राजकुमार के महल में आने के बाद से लू चेन प्रतिदिन उसके साथ कई घंटे बिताता था। लू चेन के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। वह काफी देर तक सोचता रहा और उसे लगा कि यह सब ऐसे ही नहीं चल सकता। वान किंगसी, बाई किंग और येल नान्यान मार्शल आर्टिस्ट थीं और सबसे पहली बात तो ये थी कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए गर्भधारण करना आसान नहीं होता। दूसरी समस्या ये थी कि मार्शल आर्टिस्ट अपने कौशल का उपयोग करके अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते थे। दूसरे शब्दों में, अगर ये तीनों उसकी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थीं, तो उसके पास उन्हें गर्भधारण करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये था कि उसे अपना ध्यान वापस अपनी पत्नी और ग्रेट यू और दाझो की महिलाओं पर केंद्रित करना पड़ा? लू चेन को चुप देखकर मु चांगटियन ने आगे कहा, राजकुमार, यदि आपके पास हौवित्जर तोपों के लिए अभी भी गोला बारूद है तो तोपखाने शिविर को हटाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि हम उन्हें प्रतिदिन निष्क्रिय नहीं रहने दे सकते। मु चांगटियन ने मन ही मन सोचा कि शायद उत्तरी राजकुमार ने जानबूझकर हौवित्जर के गोले रोक रखे थे, क्योंकि आखिरकार ये विनाशकारी हथियार बहुत बड़ी तबाही मचाने की क्षमता रखते थे। अगर इनमें से कोई भी गोला उत्तरी राजकुमार के महल पर दागा जाता तो नतीजा साफ था। इस प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियार निश्चित रूप से नॉर्थ प्रिंस के हाथों में ही रहने चाहिए। लू चेन ने कहा, जनरल मु, तोपखाने शिविर का मामला अभी छोड़ दीजिए। क्या किसी और को कोई और काम है? चूंकि लू चेन ने इतना कह दिया था, इसलिए मु चांगतियान ने और कुछ नहीं कहा।
जी हाँ प्रिंस। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मु चांगतियान अपनी सीट पर लौट आए। इस समय किन युशान खड़ा हुआ और बोला, राजकुमार, स्काईवुल्फ किंग की बर्बर जनजाति पहले ही उत्तरी शहर में प्रवेश कर चुकी है और आपकी योजना के अनुसार जनरल शियाओ ने उन्हें उत्तरी शहर के 6 जिलों में तैनात कर दिया है। हालांकि जनरल शियाओ ने अपने अधीनस्थों को आपसे ये जानकारी देने का निर्देश दिया है। 1 लाख से अधिक बर्बर पुरुषों की अचानक मृत्यु के कारण स्काईवुल्फ किंग जनजाति में अब काफी विधवाएं हो गई हैं। यदि हम प्रत्येक विधवा के लिए एक घर बनाएं, तो हमें अनुमान से 2 गुने घरों का निर्माण करना होगा। इसके अलावा इन बर्बर महिलाओं के उत्तरी शहर में प्रवेश करने के बाद वे ग्रेट सुम में जीवन से बहुत परिचित नहीं हैं और न ही उन्हें खेती करना आता है, जिससे उनके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जनरल शियाओ को उम्मीद है कि राजकुमार इन बर्बर विधवाओं की समस्या से निपटने के लिए कोई समाधान सोच सकेंगे। ये सुनकर लू चेन ने तुरंत कहा, मैं भी हाल ही में इस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था। चूंकि आप सभी आज यहाँ हैं, तो क्यों न आप इस पर चर्चा करें और देखें कि क्या आप कोई अच्छा समाधान निकाल सकते हैं। लू चेन के शब्द समाप्त होते ही अनुभवी ली रुई ने तुरंत जवाब दिया, राजकुमार, उत्तरी शहर के आम लोग गरीब हैं और कुछ अविवाहित पुरुषों को पत्नियां नहीं मिल पा रही हैं। बर्बर महिलाएं मेहनती और सहनशील होती हैं। मुझे विश्वास है कि वे अविवाहित पुरुष उन्हें बहुत पसंद करेंगे। क्यों न हम इन बर्बर विधवाओं को ग्रेट सम के अविवाहित पुरुषों में बांट दें। ऐसा करने से न केवल उत्तरी शहर की गरीब आबादी की पत्नियां न मिल पाने की समस्या का समाधान होगा, बल्कि बर्बर विधवाओं के जीवन यापन में असमर्थता की समस्या भी हल हो जाएगी। ली रुई के बोलते ही मु शिनपिंग ने बगल से टिप्पणी की, ली, आपका विचार वाकई अच्छा है, लेकिन ग्रेट सुम के आम लोग बर्बरी जनजातियों के प्रति लंबे समय से घृणा रखते आए हैं। क्या ग्रेट सुम के आम लोग सचमुच बर्बरी जनजातियों की उन विधवाओं से विवाह करने को तैयार होंगे? ये सुनकर ली रुई मुस्कुराया और बोला, कैप्टन मो, क्या आप एक ऐसे तंदुरुस्त आदमी हैं जो भूखों की दुर्दशा नहीं जानते? जो कुंवारे लोग लंबे समय से अविवाहित हैं, उन्हें तो गाय भी सुंदर लगती है। ऐसे में उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि उनकी पत्नियां बर्बर हों। इसके अलावा देखने में बर्बर महिलाएं ग्रेट सुम की महिलाओं से अलग नहीं हैं। वे उनसे शादी क्यों नहीं करेंगे? ली रुई के तर्क का जवाब कैसे दिया जाए, इस बारे में अनिश्चित होने के कारण मु शिनपिंग ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस समय लू चेन ने कहा, ली लॉर्ड का तरीका अच्छा है और मैं भी इसी पर विचार कर रहा था। क्या किसी और के पास कोई और सुझाव है? इतना कहकर लू चेन ने अध्ययन में शामिल अन्य लोगों पर नजर डाली, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लू चेन कुछ अवाक रह गया। इस अध्ययन में 20 से अधिक लोग शामिल थे और उनमें से केवल ली रुई और उनके 2 अधीनस्थों को ही नागरिक अधिकारी माना जा सकता था। बाकी सभी सैन्य जनरल थे। वह निश्चित रूप से उत्तरी शहर पर शासन करने के लिए सैन्य जनरलों का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके बाद लू चेन ने कहा, चूंकि किसी की कोई और राय नहीं है, तो चलिए इसी पर सहमति बना लेते हैं। वैसे उत्तरी शहर के आम लोगों को बर्बर विधवाओं से शादी करने के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने कुछ दिनों में येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ को अपनी सहेलियों के रूप में लेने का फैसला किया है। इन शब्दों पर मु चांगतियान ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, राजकुमार, यदि आप बर्बर महिलाओं को अपनी संगिनी बनाते हैं, तो इससे दरबार में असंतोष पैदा होने की बहुत संभावना है। राजधानी में कई वर्षों तक सेवा करने के कारण मु चांगतियान दरबार की स्थिति से भलीभांति परिचित थे। यदि लू चेन ऐसा करते, तो निश्चित रूप से कई मंत्री उन पर महाभियोग चलाने के लिए आगे आते। राजधानी के मंत्री निस्संदेह ये तर्क देंगे कि उत्तरी राजकुमार होने के नाते बर्बर जनजातियों की किसी महिला को, और वह भी विधवा होने के कारण, अपनी संगिनी बनाकर शाही परिवार को कलंकित नहीं करना चाहिए। मु चांगटियन की बातें सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर जवाब दिया, उत्तरी शहर में मैं जो कर रहा हूँ उससे दरबार जरूर असंतुष्ट होगा, लेकिन अगले कुछ महीनों तक वे इतने व्यस्त रहेंगे कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होगी कि मैं उत्तरी शहर में क्या कर रहा हूँ। मु चांगटियन तुरंत समझ गया कि सुम सम्राट कुलीन परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरबार के मंत्री कमोबेश कुलीन परिवारों से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे महासुम में अराजकता बढ़ती जा रही थी, राजधानी के अधिकारी निश्चित रूप से इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि उत्तरी राजकुमार उत्तरी शहर में क्या कर रहा है। लू चेन ने कहा, ठीक है, चलिए इसे सुलझाते हैं और अगले मामले पर आगे बढ़ते हैं। बोलते बोलते लू चेन ने एक बार फिर कमरे का जायजा लिया और अंत में उसकी नजर वेनरिन ली और जुवान्युआन चेन पर टिक गई। जनरल जुवान्युआन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने पिछली बार हुई हमारी चर्चा को ग्रेट यू सिटी तक पहुंचाया है। क्या ग्रेट यू सिटी के आम लोग नॉर्थ सिटी में बसने के लिए तैयार हैं? अध्याय 171, अध्याय 145। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अत्यधिक चिंतित था? अध्याय 145। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अत्यधिक चिंतित था? अनुवादक 54,96,9339। वर्तमान में ग्रेट यू शहर में लगभग 5 लाख ग्रेट यू अवशेष निवास करते हैं। ये वे प्रजा हैं जिन्हें व्यवस्था ने लू चेन को सौंपा है। हालांकि इन सभी प्रजा के अपने अपने विचार हैं और भले ही वे उत्तरी राजकुमार के रूप में लू चेन के प्रति पूरी तरह से वफादार हों, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे उस भूमि को छोड़ने के लिए तैयार हैं जहां उनके पूर्वज पीढ़ियों से रहते आए हैं। स्काईवुल्फ किंग को हराने के बाद लू चेन ने तुरंत अपने विचारों को ब्लैक कैवलरी के 2 जनरलों जुवान्युआन चेन और जनरल वेनरेन को बताया, इस उम्मीद में कि वे उनके विचारों को ग्रेट यू सिटी के लोगों तक पहुंचाएंगे। यदि वे 5 लाख लोग नॉर्थ सिटी में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं, तो नॉर्थ सिटी की बंजर भूमि का विकास तुलनात्मक रूप से बहुत आसान हो जाएगा। लू चेन का प्रश्न सुनकर जुवान्युआन चेन आगे बढ़ा और बोला, राजकुमार, मैंने आपकी मंशा ग्रेट यू सिटी के लोगों तक पहुंचा दी है,
लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अधिकांश आम लोग ग्रेट यू सिटी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा राजकुमार, मेरा मानना है कि ग्रेट यू सिटी के लोगों को नॉर्थ सिटी में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आपका क्षेत्र उत्तरी भूमि में और भी विस्तारित होगा और ग्रेट यू सिटी उत्तरी भूमि में आपकी हर इंच भूमि की रक्षा करेगा। शुवान्युआन चेन की प्रतिक्रिया सुनकर लू चेन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। शुवान्युआन चेन की बातें निराधार नहीं थीं। लू चेन ने पहले ही पूरे उत्तरी क्षेत्र को अपने सामंती राज्य में शामिल करने की योजना बना ली थी और ग्रेट यू सिटी उसके क्षेत्र में एक सीमावर्ती शहर बन जाएगा। यदि वह भूमि उसकी थी तो स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करना आवश्यक था और यानान पर्वत की स्थलाकृति, जहां महान यू शहर स्थित था, की रक्षा करना आसान था और उस पर हमला करना कठिन था, जिससे ये सैनिकों को तैनात करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बन गया। इस पर विचार करें, 10 मिलियन से अधिक की आबादी वाला ग्रेट सम शहर केवल 20,000 भारी घुड़सवारों को प्रशिक्षित कर सकता था, जबकि मात्र 500,000 की आबादी वाला ग्रेट यू शहर 50,000 भारी घुड़सवारों का दावा करता था। हालांकि ग्रेट सुम को भी कई लाख नियमित सैनिकों का समर्थन करना पड़ता था, एक ऐसा क्षेत्र जहां ग्रेट यू सिटी की तुलना नहीं की जा सकती थी। ग्रेट यू सिटी की अकेले 50,000 भारी घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित करने की क्षमता ही युद्ध के लिए उसकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहती है। कुछ विचार विमर्श के बाद लू चेन ने अंततः उन 5 लाख लोगों को उत्तरी शहर में स्थानांतरित न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें ग्रेट यू शहर में ही रहने देने का संकल्प लिया और बाद में वहां सेना भेजकर पूरे उत्तरी क्षेत्र की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा। जब लू चेन सोच में डूबा हुआ था, तभी जनरल वेनेरिन आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, मैंने सुना है कि आप यान काउंटी को उत्तरी शहर के सभी काउंटी और शहरों से जोड़ने वाली एक सीधी सड़क बनाने की योजना बना रहे हैं। मेरा मानना है कि अब जब ग्रेट यू सिटी आपके क्षेत्र का हिस्सा बन गया है और उसके निवासी आपकी प्रजा का हिस्सा हैं, तो ग्रेट यू सिटी को जोड़ने वाली एक सीधी सड़क भी बनाई जानी चाहिए। ग्रेट यू सिटी से जुड़ने वाली ऐसी सड़क के साथ नॉर्थ सिटी के सैनिक तेजी से ग्रेट यू सिटी तक पहुंच सकेंगे और इसके बाद पूरा नॉर्थ लैंड आपके नियंत्रण में होगा। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने कहा, जनरल वेनेरिन का सुझाव अच्छा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यदि ग्रेट यू सिटी को एक सैन्य गढ़ के रूप में माना जाना था, तो वहाँ एक सीधी सड़क बनाना वास्तव में आवश्यक था ताकि लू चेन उत्तर भूमि में तेजी से सेना भेज सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे ग्रेट यू सिटी और नॉर्थ सिटी के लोगों के बीच मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में ग्रेट यू सिटी अलग थलग नहीं रहेगी। फिर लू चेन ने कहा, ठीक है, चलिए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। क्या किसी और को कुछ और चर्चा करनी है? कमांडर किन युशान खड़े हुए और बोले, राजकुमार, वर्तमान में विभिन्न राज्य लगातार सैन्य टुकड़ियां जुटा रहे हैं। ग्रेट यू ने उत्तरी शहर की सीमा पर 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन ब्रोकेड गार्ड से मिली जानकारी पुरानी हो चुकी है और हम अन्य राज्यों की गतिविधियों की सटीक जानकारी तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि अब ब्रोकेड गार्ड का विस्तार करने का समय आ गया है। हमें अन्य राज्यों में घुसपैठ करने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और अधिक एजेंटों की भर्ती करनी चाहिए। अगर ब्रोकेड गार्ड की 5,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को केवल ग्रेट सुम के भीतर खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा जाए तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अन्य राज्यों या रियासतों से खुफिया जानकारी जुटाना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सबसे अहम मुद्दा ये है कि विभिन्न देशों की भाषाएं और लिपियां एक जैसी नहीं होती। ग्रेट सुम के ब्रोकेड गार्ड्स दूसरे राज्य में पहुंचने पर एक शब्द भी न समझ पाएं। खुफिया जानकारी जुटाना तो दूर की बात है। लू चेन ने जवाब दिया, कमांडर किन, इस बैठक के बाद यहीं रुकें और मुझसे इस मामले पर अलग से चर्चा करें। हम इस समय इस पर आगे चर्चा नहीं करेंगे। आखिरकार ब्रोकेड गार्ड लू चेन के हाथ में एक तेज धार वाली तलवार की तरह था और वह ब्रोकेड गार्ड से संबंधित मामलों पर सबके सामने चर्चा करने का इरादा नहीं रखता था, ताकि दूसरों को, विशेष रूप से ली रुई और उन अन्य लोगों को जिन्हें सिस्टम के माध्यम से नहीं बुलाया गया था, सतर्क न किया जा सके। लू चेन की बात सुनकर किन युशान ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, किन युशान अपनी जगह लौट गया। लू चेन ने फिर पूछा, कोई और बात? अगर नहीं तो आज की बैठक स्थगित की जाती है, आप सभी जा सकते हैं। इसके बाद सभी ने एक स्वर में कहा, हम विदा लेते हैं। राजकुमार हजारों, दसियों हजारों वर्षों तक जीवित रहें। उसके बाद सभी लोग अध्ययन कक्ष से चले गए, केवल किन युशान ही पीछे रह गई। अगले आधे घंटे में लू चेन और किन युशान ने ब्रोकेड गार्ड के विस्तार पर चर्चा की। इसी बीच कहीं और नॉर्थ प्रिंस मैंशन के एक आंगन में 2 बेहद खूबसूरत महिलाएं एक मंडप में बैठी थीं और मंडप के बाहर से नॉर्थ प्रिंस मैंशन से निकलने वाले लोगों को देख रही थीं। ये स्थान भीतरी प्रांगण का हिस्सा नहीं था, लेकिन लू चेन के अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद उत्तर शहर के अधिकारियों को गुजरते हुए देखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान पर स्थित था। रहस्यमयी चंद्र महल की उत्तरी शहर में उपस्थिति नगण्य थी। चेन वानरोंग और लिन वान्यून काफी समय से उत्तरी शहर में थे, फिर भी चेन वानरोंग लू चेन को प्रेम कृमि देने में सफल नहीं हो पाई थी। इसी क्षण लिन वान्यून ने कहा, महल के स्वामी, ऐसा लगता है कि उत्तरी राजकुमार हम दोनों के बारे में लगभग भूल ही गए हैं। वे काफी लंबे समय से नॉर्थ प्रिंस मैंशन में रह रहे थे, लेकिन कुछ शुरुआती बातचीत के अलावा नॉर्थ प्रिंस का उनके साथ कोई और संपर्क नहीं हुआ था। अध्याय 172, अध्याय 145। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अत्यधिक चिंतित था? _2 अध्याय 145। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अत्यधिक चिंतित था? _2 अनुवादक 54,90,90,339। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में कुछ समय तक छिपकर रहने के बाद उन्हें लू चेन की दिनचर्या का मूल रूप से पता चल गया था।
लू चेन सुबह जल्दी उठकर सीधे अपने अध्ययन कक्ष में विभिन्न मामलों को निपटाने के लिए चले जाते थे और कभी कभी सैन्य बलों के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए उत्तरी राजकुमार हवेली से बाहर निकल जाते थे। दिन समाप्त होने के बाद लू चेन बेतरतीब ढंग से अपनी पत्नियों या रखेलों में से किसी एक के कमरे में प्रवेश करता था और इसी के साथ उसका दिन समाप्त हो जाता था। लू चेन के दिन लगभग हमेशा इसी तरह बीतते थे। ऐसे में चेन वानरों और लिन वान्युन के लिए लू चेन से किसी भी तरह की बातचीत की संभावना और भी कम हो गई। वे अभी भी उत्तरी राजकुमार के महल में थीं, लेकिन चाहे लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में हो या अपनी पत्नियों के साथ अपने भीतरी दरबार में, दोनों मेहमान यूं ही उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। मुख्य मुद्दा ये था कि उन्हें लू चेन के साथ समय बिताने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उत्तरी राजकुमार ने कभी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। तार्किक रूप से उत्तरी राजकुमार की सुंदरता के प्रति दीवानगी को देखते हुए, जिसका प्रमाण उनकी हर रात अपनी महिलाओं के साथ संबंध बनाने के प्रयासों से मिलता है, ये स्पष्ट होना चाहिए कि वे महिलाओं के साथ के बिना नहीं रह सकते थे। फिर भी चेन वानरों जैसी महिला, जो पूरे देश को अपने वश में करने की क्षमता रखती थी, उनके दिल में जरा भी हलचल पैदा करने में विफल रही। चेन वानरों को तो ये भी शक होने लगा था कि क्या उसे वाकई खूबसूरत माना जाता है। अगर लू चेन से उसका कोई संपर्क नहीं रहा तो वह लव वम का इस्तेमाल कैसे कर पाएगी। ग्रेट सुम में गृहयुद्ध की आशंका के बीच सुम सम्राट पर हमला करने का यही सबसे सही समय था। अगर उन्होंने सबटल ड्रैगन स्पेल को जल्दी विकसित नहीं किया तो वे सुम सम्राट को मारने का मौका गंवा सकते थे। चेन वानरोंग ने धीरे से कहा, हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। चेन वानरोंग का इरादा तुरंत समझते हुए लिन वान्युन को एहसास हुआ कि वह लू चेन से मिलने की पहल करने की योजना बना रही है। हालांकि यह आसान तरीका नहीं था। लिन वान्युन ने कहा, महल के स्वामी, यदि आप स्वयं उत्तर राजकुमार से मिलने जाते हैं तो हो सकता है कि वह आपसे सावधान रहें। क्यों न मैं चू युकीन से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके पहले उससे मिलूं और पता लगाऊं कि उत्तर राजकुमार आजकल क्या कर रहे हैं। यदि उत्तर राजकुमार को कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान वह नहीं कर सकते तो हम रहस्यमयी चंद्र महल से उनकी मदद कर सकते हैं। इससे उत्तर राजकुमार से हमारा संपर्क स्थापित करने में मदद मिल सकती है, उसने सुझाव दिया। अब तक दोनों यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि यद्यपि उत्तर का राजकुमार कामुक था, वह किसी भी तरह से नासमझ नहीं था। उसकी इच्छाएं उसकी तर्कशक्ति द्वारा नियंत्रित थीं। अगर वह हर खूबसूरत औरत पर मोहित होने वाला होता तो यकीनन इतने लंबे समय तक उन दोनों को ढूंढने से खुद को नहीं रोकता। जाहिर है उत्तर राजकुमार उनसे सावधान था, इसलिए उनका अगला कदम सीधा था। उन्हें उत्तर राजकुमार को रहस्यमयी चंद्र महल के प्रति अपनी सतर्कता कम करने के लिए मजबूर करना था। तभी चेन वानरों सचमुच उत्तर राजकुमार के करीब पहुंच सकती थी और उसे प्रेम कृमि को उस पर रखने का मौका मिल सकता था। अन्यथा राजकुमार के महल में उनकी उपस्थिति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। लिन वान्युन का सुझाव सुनकर चेन वानरों ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, ठीक है, चलिए मैडम लिन के कहे अनुसार करते हैं। वे निश्चित रूप से और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें लू चेन के करीब आने के अवसर तलाशने के लिए पहल करनी ही होगी। गोधूली बेला में दिन भर का काम खत्म करने के बाद लू चेन अपनी कुर्सी से उठा और अंगड़ाई ली। फिर रात के खाने के लिए मुख्य आंगन की ओर जाने की तैयारी करने लगा। जब वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकल रहा था तो उसने सूर्यास्त की लालिमा में दो खूबसूरत महिलाओं को हाथ पकड़े हुए किसी बात पर बातें करते और हंसते हुए देखा। चू युकीन और लिन वान्युन को बात करते देख लू चेन के होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। ऐसा लग रहा था कि रहस्यमयी चंद्र महल की ये दोनों परियां अब और इंतजार नहीं कर सकती थीं। फिर लू चेन ने लिन वान्युन की उसके प्रति अनुकूलता पर एक नजर डाली, जो पहले ही 90 से ऊपर पहुंच चुकी थी। ये दर्शाता है कि अगले कदम का समय लगभग आ गया था। ये सोचकर लू चेन सीधे लिन वान्युन और चू युकीन की ओर चल पड़ा। दोनों महिलाओं के पास पहुंचकर लू चेन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मैडम लिन, मैडम चू, आप दोनों किस बारे में बात कर रही हैं? लू चेन को देखकर लिन वान्युन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आखिरकार उसे उत्तरी राजकुमार से बात करने का मौका मिल गया था। लिन वान्युन ने तुरंत कहा, राजकुमार नमस्कार। लू चेन ने तुरंत जवाब दिया, अरे मैडम लिन, मैंने आपको पहले ही आंटी कहकर संबोधित किया है। राजकुमार के महल में औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरी राजकुमार का महल इतना सख्त नहीं है। लिन वान्युन ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप राजकुमार हैं और यदि एक आम महिला को सम्मान देना ही पड़े तो उसे देना चाहिए। लू चेन ने कहा, मैडम लिन, आपके शब्दों से मुझे बहुत दुख हुआ। आप मेरी माँ की मुंहबोली बहन जिन लैन की बहन हैं। मैं आपको अपनी मौसी मानता हूँ, फिर भी आपको लगता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा स्नेह एक तरफा हो? मैडम लिन थोड़ी हैरान रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी राजकुमार ऐसी बात कहेगा। उसी क्षण चू युकीन ने लू चेन पर एक हल्की सी नजर डाली। मैडम लिन के बारे में हो रही सारी बातों पर उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लू चेन सचमुच मैडम लिन को अपनी चाची मानता है। उसने अपनी तथाकथित मैडम चू के साथ जो कुछ किया था उसके बारे में सोचते ही यह स्पष्ट हो गया कि वह छोटा बदमाश हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ करता था, कभी भी उसके साथ चाची जैसा व्यवहार नहीं करता था। ये देखते हुए कि उनके साथ भी, जो इतने वर्षों तक लू चेन के साथ रही थी, इस तरह का व्यवहार किया गया, लू चेन भला मैडम लिन को चाची की तरह कैसे मान सकते थे? हालांकि इस समय चू युकीन ने हस्तक्षेप नहीं किया। जब मैडम लिन को होश आया तो उन्होंने कहा, यह आम औरत की नासमझी है, राजकुमार की दयालुता को न समझना।
अब से राजकुमार के महल में मैं राजकुमार के प्रति शिष्टाचार नहीं बरतूंगी। ये सुनकर लू चेन मुस्कुराते हुए बोली, अब ठीक है, और हाँ, आगे से खुद को आम औरत कहना बंद करो, सिर्फ आंटी कहना ही काफी होगा। मैडम लिन कुछ असमंजस में थी। चू यूकिन के विपरीत, हालांकि वह भी लू चेन की मां की करीबी बहन थी, लेकिन दशकों से लू चेन के साथ नहीं रही थी। अचानक लू चेन के सामने खुद को आंटी कहकर संबोधित करना उन्हें असहज कर रहा था। फिर भी चूंकि लू चेन ने ऐसा कहा था, इसलिए उसके पास हिम्मत जुटाकर यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चाची समझ गई। लू चेन ने आगे कहा, वैसे मैडम लिन, क्या आप और मिस चेन राजकुमार के महल में अच्छे से रह रही हैं? क्या आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो राजकुमार के महल के कर्मचारियों को बेझिझक बता दें। मैडम लिन ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। महल के स्वामी और मैं उत्तरी राजकुमार के महल में अच्छी तरह से बस गए हैं। नौकर और दासियां हमारे प्रति बहुत दयालु रहे हैं और हमें किसी चीज की कमी नहीं है। यह अच्छी बात है, लू चेन ने कहा। इस मौके पर चू यूकिन ने कहा, चेना, मैं अभी आपकी मैडम लिन से इस बारे में बात कर रही थी कि उन्हें भी आंतरिक अदालत के रक्षकों में शामिल किया जाए। ये सुनकर लू चेन एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ा। मैडम लिन, आप रहस्यमयी चंद्र महल से संबंध रखती हैं। क्या मेरी आंतरिक रक्षक बनने से आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लू चेन को ये भी एहसास हो गया था कि रहस्यमयी चंद्र महल दूसरी बार उसकी परीक्षा ले रहा है। यदि वह रहस्यमयी चंद्र महल की वरिष्ठ सदस्य मैडम लिन को आंतरिक दरबार का रक्षक बनने की अनुमति देता है, तो ये रहस्यमयी चंद्र महल के प्रति उसकी स्वीकृति का प्रतीक होगा। आखिरकार राजकुमार के महल का आंतरिक दरबार ही वह स्थान है जहां उसके सबसे करीबी विश्वासपात्र और वह स्वयं रहते हैं। एक बार जब वह रहस्यमयी चंद्र महल के लोगों को उत्तरी राजकुमार हवेली के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने देने के लिए सहमत हो गया, तो वे अपना सहयोग पूरी तरह से शुरू कर सकते थे। मैडम लिन ने तुरंत कहा, इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। महल के स्वामी ने गौर किया है कि हाल ही में यान काउंटी में अवांछित मेहमानों की संख्या बढ़ गई है, जिनमें से अधिकांश का लक्ष्य उत्तरी राजकुमार का महल और आप, राजकुमार, हैं। चूंकि हम यहाँ रहते हैं, इसलिए उत्तरी राजकुमार के महल की सुरक्षा में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद लू चेन ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि मिस चेन ऐसा सोचती हैं। बहुत अच्छा, अब से नॉर्थ प्रिंस मैंशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैडम लिन और मैडम चू दोनों को सौंपी जाएगी। लू चेन की सहमति देखकर मैडम लिन को बेहद खुशी हुई, मानो उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ा लिया हो। अब उनके लिए उत्तरी राजकुमार से बातचीत करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरी राजकुमार द्वारा उन्हें आंतरिक दरबार का रक्षक नियुक्त करने का मतलब ये भी था कि उन्होंने रहस्यमयी चंद्र महल से सहायता स्वीकार कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि उनके महल प्रमुख को जल्द ही लू चेन से सीधे संपर्क करने का अवसर मिलेगा। इस पर लू चेन ने कहा, ठीक है, मैं अब आपको आपकी बातचीत में और बाधा नहीं डालूंगा, मैं अपना भोजन करने जा रहा हूँ। मैडम लिन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है राजकुमार, अपना ख्याल रखना। इसके बाद लू चेन सीधे मुख्य आंगन की ओर चल पड़ा। इस समय तक मुजिक्सुआन, दाझो और जियाझो बच्चों के साथ लू चेन के आने का इंतजार कर रहे थे। अपनी तीनों खूबसूरत पत्नियों और उनकी गोद में बैठे बच्चों को देखकर लू चेन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान खिल उठी। दिन भर की थकान के बाद घर पर किसी के इंतजार करने का एहसास वाकई सुखद होता है, खासकर जब तीन खूबसूरत पत्नियां हों। अध्याय 173, अध्याय 146। मुजिक्सुआन फिर से गर्भवती है _ अध्याय 146। मुजिक्सुआन फिर से गर्भवती है _ अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन को वापस आते देख मुजिक्सुआन और अन्य दो महिलाओं ने जल्दी से अपनी गोद में लिए बच्चों को अपने पास मौजूद दाइयों और नौकरानियों को सौंप दिया और तुरंत लू चेन की देखभाल करने के लिए आ गईं। झो शियाजियाओ ने जल्दी से एक कुर्सी खींची, जबकि झो यूयू लू चेन के हाथ धोने के लिए पानी का एक बेसिन लेकर आए और मुजिक्सुआन एक तौलिया लेकर आए। सामान्यतया ये काम नौकरानियों के लिए होते थे। लू चेन की पत्नियों और रखेलों के रूप में उन तीनों को व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन्हें लू चेन की इस तरह सेवा करना अच्छा लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि अपने आदमी की सेवा करना उनके बीच की दूरी को कम करने का एक तरीका था। लू चेन ने अपना चेहरा और हाथ धोने के बाद खाना खाने के लिए बैठ गया। इसी समय मुजिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, वांग किंगसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि भविष्य में राजकुमार के महल में उत्पादित वस्तुओं को वर्षा श्रवण मंडप के माध्यम से अन्य राजवंशों और देशों को बेचा जा सकता है। मुजिक्सुआन ने लू चेन और वर्षा श्रवण मंडप के बीच संबंध के बारे में पूछे बिना केवल इस मामले का उल्लेख किया। फिलहाल बहुत कम लोगों को पता था कि बारिश सुनने वाला मंडप राजकुमार के महल का हिस्सा है। यहाँ तक कि महल के अंदर के लोगों को भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि यह एक ऐसा संगठन था जिसका इस्तेमाल लू चेन खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता था। जितने कम लोग जानते हों उतना ही अच्छा था। हालांकि वांग किंगसी द्वारा वर्षा श्रवण मंडप की राजकुमार के महल के साथ माल बेचने की साझेदारी का उल्लेख सुनने पर मुजिक्सुआन ने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया कि वर्षा श्रवण मंडप किसका है। वांग किंगसी स्वयं लू चेन की पत्नियां थीं और स्पष्ट रूप से वर्षा बोध मंडप का संबंध लू चेन से था। इसके अलावा उत्तरी शहर में उनके आगमन के बाद से 50,000 भारी घुड़सवारों के साथ एक ब्रोकेड गार्ड एजेंसी अचानक प्रकट हो गई थी। वर्षा बोध मंडप जैसी एक और संस्था का होना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था,
खाना खाते समय लू चेन ने कहा, राजकुमार का महल वर्षा श्रवण मंडप के साथ व्यापार कर सकता है, लेकिन ये सार्वजनिक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए। लू चेन की बात सुनकर मु जिक्सुआन तुरंत उसका इरादा समझ गई और उसने तुरंत जवाब दिया, मैं समझ गई। स्पष्ट रूप से लू चेन नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि रेन लिसनिंग पवेलियन नॉर्थ प्रिंस मैंशन की शक्ति का ही एक विस्तार है। सार्वजनिक खातों के माध्यम से लेन देन करके रेन लिसनिंग पवेलियन और प्रिंस मैंशन के बीच भविष्य के लेन देन किसी अन्य व्यापारी के साथ व्यापारिक सौदों की तरह ही प्रतीत होंगे। इस पर लू चेन ने पूछा, वैसे राजधानी में कारोबार कैसा चल रहा है? कुछ समय पहले मु चांगटियन के परिवार के निर्वासन के कारण राजधानी शहर में स्थित नॉर्थ प्रिंस मैंशन के व्यवसाय उपेक्षित रह गए थे। परिणामस्वरूप उनकी कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसके पीछे कौन था, ये लू चेन को अच्छी तरह पता था। इत्र और साबुन के कारोबार ने कई लोगों को ईर्ष्या का पात्र बना दिया था। मु जिक्सुआन ने उत्तर दिया, उत्तरी शहर में संघर्ष समाप्त होने के बाद से राजधानी शहर में दुकानों में तोड़फोड़ करने वाला कोई नहीं बचा है। अब राजकुमार के महल से आने वाले साबुन और इत्र की इतनी अधिक मांग है कि दुकानों में अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता है। ये सुनकर लू चेन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और सोचने लगा। हालांकि इत्र और साबुन की बिक्री अच्छी हो रही थी, लेकिन राजकुमार के महल का कारोबार अभी भी सीमित था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि संभवतः अन्य कुलीन परिवार भी जल्द ही इन उत्पादों की नकल कर लेंगे। इसके अलावा इन वस्तुओं से होने वाला लाभ उत्तरी शहर के व्यापक विकास के लिए पर्याप्त नहीं था। लाखों चांदी के सिक्के कमाने के बावजूद अगर उस पैसे को पूरी तरह से इसी प्रयास में निवेश किया जाए तो उससे 20,000 भारी घुड़सवार सेना के कवच भी नहीं बन पाएंगे। बेशक अगर वह इतना महत्वाकांक्षी न होता तो लू चेन के लिए उत्तरी शहर में शान शौकत से रहने के लिए कई मिलियन चांदी के सिक्के काफी होते। लेकिन वह महत्वाकांक्षी क्यों नहीं होता? अब जब व्यवस्था उसके नियंत्रण में थी और ग्रेट सम के भीतर आंतरिक उथल पुथल मची हुई थी, तो कई प्रतिस्पर्धी सामंतों का युग निकट आ रहा था। एक कहावत है, धारा के विपरीत नाव चलाना। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे धकेल दिए जाएंगे। उसे आगे बढ़ना ही था, उसके सामंती राज्य को मजबूत होना ही था। अन्यथा भले ही उसे सम्राट बनने की कोई इच्छा न हो, किसी दिन मुसीबत उसका पीछा जरूर करेगी। लू चेन ने मन ही मन सोचा कि वास्तव में उसे मु जिक्सुआन और अन्य महिलाओं से और बच्चे पैदा करवाने की जरूरत है। निश्चित रूप से तब सिस्टम के पुरस्कार उसे और अधिक पैसा कमाने के तरीके प्रदान करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए लू चेन ने कहा, तो फिर हमें और अधिक श्रमिकों की भर्ती करनी होगी। लू चेन की बातें सुनकर मु जिक्सुआन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, राजकुमार, मैंने हाल ही में सुना है कि अन्य कुलीन परिवार साबुन और इत्र की नकल कर रहे हैं। हालांकि उनके उत्पाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन में उत्पादित उत्पादों जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे सस्ते हैं। अगर हम इसी तरह श्रमिकों की भर्ती करते रहे और बाद में हमारा व्यवसाय लड़खड़ा गया तो इन लोगों को अपना कामकाज छोड़ना पड़ सकता है। उत्तरी शहर में लू चेन द्वारा गढ़ा गया शब्द श्रमिक की अवधारणा श्रम करने वाले लोगों को संदर्भित करती है। आजकल राजकुमार के महल और उत्तरी शहर के व्यापारी दोनों ही राजकुमार के महल के लिए इत्र और साबुन बनाने वालों को श्रमिक कहते हैं। इनमें से अधिकांश श्रमिक पहले गरीब आम लोग थे, जिनमें कई विस्थापित लोग भी शामिल थे। शुरू में ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये लोग नॉर्थ प्रिंस मैंशन के फॉर्मूले न बेचें, लू चेन ने उनसे दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। दास्ता के अनुबंध के बावजूद ये श्रमिक आम लोगों की तुलना में बेहतर जीवन जीते थे। आजीवन रोजगार और दैनिक भोजन की गारंटी। प्राचीन काल में भी यह आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक जीवन था। दरअसल ये सभी कर्मचारी उत्तरी राजकुमार के महल के सेवक थे और मु जिक्सुआन अच्छे कारोबार के दौरान बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती करने की सोच रहा था। लेकिन अगर बाद में कारोबार में गिरावट आ जाए तो इन कर्मचारियों का क्या होगा? उत्तरी राजकुमार के महल में इतने सारे कर्मचारियों का होना संभव नहीं था, क्योंकि महल को इतने नौकरों की जरूरत नहीं थी। मु जिक्सुआन की चिंता सुनकर लू चेन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरी प्रियतमा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़िए और कर्मचारियों की भर्ती कीजिए। भविष्य में आपके लिए इससे भी बड़ा काम है, और अगर हमारा कारोबार जारी नहीं भी रह पाता है तो भी उत्तरी शहर में नए क्षेत्रों में काम करने के लिए लोगों की हमेशा जरूरत रहेगी। लू चेन की बातें सुनकर मु जिक्सुआन को याद आया कि कुछ दिन पहले बिस्तर पर लेटे हुए लू चेन ने शकरकंद नामक एक नई फसल खरीदने का जिक्र किया था, जो आलू की तरह ही बहुत अधिक पैदावार देती है। अध्याय 174, अध्याय 146। मु जिक्सुआन फिर से गर्भवती _2। अध्याय 146। मु जिक्सुआन फिर से गर्भवती _2। अनुवादक 54,96,90,339। अब जब लू चेन को इतनी फसलें मिल गई हैं, तो वह निश्चित रूप से खेती के लिए जमीन को खेती योग्य बना लेगा। इसे देखते हुए उत्तरी राजकुमार के महल में चाहे जितने भी मजदूर भर्ती किए जाएं, फिलहाल उन्हें रखने की जगह की कमी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखते हुए मु जिक्सुआन ने कहा, यह उपपत्नी समझ गई है। मैं कल भी श्रमिकों की भर्ती जारी रखूंगी। विषय समाप्त होने के बाद उन्होंने खाना खाते समय घर के कुछ मामलों पर बातचीत की। खाना खत्म होने के बाद दाझो और शियाझो बच्चों को लेकर चले गए। रात के खाने के बाद लू चेन के नहाने का समय हो गया था, और नहाने के बाद लू चेन किसके कमरे में जाएगा ये पूरी तरह से उसके मूड पर निर्भर था, और इसके लिए किसी जानबूझकर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी।
लू चेन आमतौर पर अपना ध्यान समान रूप से बांटता था और भले ही वह हाल ही में हर दिन येल नानयान से मिलने जा रहा था, मु जिक्सुआन और अन्य लोग इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे कि येल नानयान के प्रति उसके पक्षपात के कारण वह उनसे मिलना बंद कर देगा। लू चेन को जानने वाली हर महिला इस बात से अवगत थी कि येल नानयान अकेले लू चेन के जुनून का सामना नहीं कर सकती थी, भले ही वह एक मार्शल आर्टिस्ट ही क्यों न हो। बाई किंगकिंग और वांग किंगसी भी मार्शल आर्टिस्ट थीं, फिर भी जब भी बिस्तर पर उनकी देखभाल करने की बात आती वे कांपने लगतीं। येल नानयान 30 वर्ष की हो चुकी थीं, वह अब और सहन नहीं कर सकती थीं। लू चेन आज रात येल नानयान के कमरे में नहीं गया। नहाने के बाद वह अपने कमरे से बाहर आया और संयोग से उसने मु जिक्सुआन को बच्चे की देखभाल करते हुए देखा। लू चेन मु जिक्सुआन के पास गए और उनकी गोद में बैठी लू चांगफेक को देखकर पिता तुल्य मुस्कान के साथ बोले, फैंग र, आज रात पापा फिर से मम्मी का ध्यान और यहाँ तक कि खाने के लिए भी तुमसे मुकाबला करेंगे। तुम पापा से नाराज तो नहीं होगी ना। ये सुनकर बच्चे को बहला फुसला रही मु जिक्सुआन ने अपनी आंखों में शिकायत लिए लू चेन की ओर देखा और कहा, राजकुमार आप क्या कह रहे हैं? फैंग र अभी छोटा है, वह इन बातों को नहीं समझ सकता। लू चेन ने अपना हाथ उठाया और मु जिक्सुआन की कमर में बाहें लपेट ली, फिर हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ फैंग र से ही बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या सोचती हैं मेरी महारानी? लू चेन की बातें सुनकर मु जिक्सुआन के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक गई। लू चेन के शब्दों का मतलब यही था कि वह रात यहीं बिताना चाहता है। लू चेन की दासी होने के नाते भला वह ये बात कैसे न समझ पाती। इस समय लू चेन ने खिड़की से बाहर रात के आकाश की ओर देखा और फिर कहा, मेरी महारानी काफी रात हो गई है, चलिए फैंग र को सोने के लिए भेज देते हैं और फिर हम अन्य मामलों पर बात कर सकते हैं। मु जिक्सुआन की सहमति भरी हल्की सी आवाज के साथ उसने दाई को बच्चे को अगले कमरे में ले जाने के लिए बुलाया। जब धाई चली गई तो लू चेन मु जिक्सुआन के पीछे खड़ी हो गई, उसकी पतली कमर को कसकर गले लगाया और उसकी पीठ से सटकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरी महारानी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये देखकर कि लू चेन उसमें दिलचस्पी तो ले रहा था लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि यह कहा कि उसे कुछ बात करनी है। मु जिक्सुआन की जिज्ञासा बढ़ गई। मौजूदा माहौल को देखते हुए इस समय चर्चा करने लायक भला क्या हो सकता है? तब मु जिक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? लू चेन मु जिक्सुआन के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए धीमी मोहक आवाज में बोली, मुझे लगता है कि फैंग एर अकेले बहुत अकेला महसूस करता है, उसे एक और भाई या बहन की जरूरत है। यह अगर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो लू चांगफेक कभी अकेला नहीं रह सकता था। आखिर राजकुमार के महल में दाझोउ और शियाझोउ के बच्चे थे, जिनमें लू हुआनहुआ और लू चांगशेंग दोनों उसके भाई बहन थे। इसके अलावा मु जिक्सुआन का दाझोउ और शियाझोउ के साथ बहन जैसा रिश्ता था और वे सभी आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गई थीं, हर दिन साथ बिताती थीं। जब लू चांगफेक बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से अकेला नहीं रहेगा। इसके अलावा शाही परिवार में बहुत सारे भाई बहन होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती थी, लेकिन मु जिक्सुआन को जल्द ही एहसास हो गया कि लू चेन को लू चांगफेक के अकेलेपन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह एक और बच्चे को जन्म दे। दूसरे शब्दों में कहें तो लू चेन उससे स्नेह भरे शब्द कह रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इस समय लू चेन ऐसे मामलों पर चर्चा करने के मूड में कैसे हो सकता है? ये तो कोई गंभीर बात ही नहीं थी। अचानक मु जिक्सुआन का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, राजकुमार आप मुझसे जितने भी बच्चे पैदा करने की इच्छा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मु जिक्सुआन की प्रतिक्रिया सुनकर लू चेन का हाथ मु जिक्सुआन की कमर पर बंधी पट्टी की ओर बढ़ा और उसे खोलते हुए वह बिस्तर की ओर चल पड़ा। चूंकि मेरी पत्नी सहमत हो गई है तो आइए अब और समय बर्बाद न करें। लू चेन की यह बात सुनकर मु जिक्सुआन पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगी और उसने लू चेन को अपने साथ मनमानी करने दी। मेजबान और मु जिक्सुआन ने एक बार अपने रिश्ते को मजबूत किया। ची शोधन मंत्र का अनुभव मूल्य 40 बढ़ गया। कायाकल्प कौशल का अनुभव मूल्य 40 बढ़ गया। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र का अनुभव मूल्य 40 बढ़ गया। बधाई हो, होस्ट ने मु जिक्सुआन को गर्भवती कर दिया है। उसे एक उन्नत विस्फोटक सूत्र और लाल तोपखाने के निर्माण की तकनीक से सम्मानित किया गया है। गर्भावस्था का पुरस्कार एक प्रोत्साहन पुरस्कार है। कृपया बच्चे के जन्म को सुनिश्चित करने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चे का जन्म और भी समृद्ध पुरस्कारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर लू चेन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। साधारण महिलाएं मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग होती हैं। साधारण महिलाओं के लिए जब तक वह उन्हें गर्भवती करना चाहता है, वे आसानी से उसके बच्चे को जन्म दे सकती हैं। लू चेन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सिस्टम ने उसे बारूद का फॉर्मूला और लाल रंग की तोपें बनाने की तकनीक से पुरस्कृत किया। पहले सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किए जाने वाले हथियार सिस्टम द्वारा ही दिए जाते थे, जैसे कि ग्रेनेड, बैरेट और 122 मिलीमीटर हॉवित्जर। हालांकि ये आधुनिक हथियार उपयोगी थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, गोला बारूद और गोले सीमित थे। एक बार जब वे खत्म हो जाते थे तो उसके पास सिस्टम द्वारा दोबारा इनाम दिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। विशेषकर हॉवित्जर तोपों की बात करें तो अगर उसका गोला बारूद खत्म हो जाता तो वह उन्हें किसी गुफा में धूल फांकने के लिए छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बारूद बनाने का फॉर्मूला और लाल रंग की तोपें बनाने की तकनीक मिलने से सब कुछ बदल गया। हालांकि घर में बनी लाल रंग की तोपें निश्चित रूप से 122 मिलीमीटर हॉवित्जर जितनी प्रभावी नहीं थीं, फिर भी इस दुनिया में गोले बिना किसी सीमा के बनाए जा सकते थे।
बारूद के फॉर्मूले की मदद से अब वह जितनी चाहे उतनी गोलियां बना सकता था और यहाँ तक कि साधारण विस्फोटक भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। बारूद के मामले में उसे आत्मविश्वास था। उस समय मु जिक्सुआन लू चेन की बाहों में लेटी हुई थी। उसकी सुंदर बाहें लू चेन की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। लू चेन को अपना पेट सहलाते और गहरी सोच में डूबे हुए देखकर उसने पूछा, राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? लू चेन ने अभी अभी मु जिक्सुआन को ठीक होने में मदद करने के लिए कायाकल्प कौशल का उपयोग किया था और अब वह संभोग के बाद होने वाली थकान के बिना कहीं अधिक जीवंत थी। लू चेन ने सीधे कहा, महारानी, आप फिर से मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर मु जिक्सुआन चौंक गई। ऐसा नहीं था कि उसे अपने पति के बच्चे को जन्म देने में कोई आपत्ति थी, बस उसे ये बहुत जल्दी लग रहा था। कुछ समय पहले ही लू चेन ने उससे एक और बच्चा पैदा करने की इच्छा जताई थी और अब महज 2 घंटे बाद वह गर्भवती हो गई थी। बेशक मु जिक्सुआन को लू चेन की बातों पर कभी शक नहीं हुआ। आखिर लू चेन एक अमर प्राणी था जो अमरता के नियम को जानता था और आसानी से उसकी स्थिति की जांच कर सकता था। तब मु जिक्सुआन ने पूछा, राजकुमार, क्या आप सच कह रहे हैं? लू चेन ने मु जिक्सुआन के खूबसूरत गालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सच है मेरी जान, तुम्हें 1 और साल की कड़ी मेहनत सहनी पड़ेगी। लू चेन की चौड़ी छाती पर सिर रखकर मु जिक्सुआन ने कोमलता से कहा, राजकुमार के लिए बच्चों को जन्म देना मेरा कर्तव्य है, यह कोई कठिनाई नहीं है। जैसे ही लू चेन ने मु जिक्सुआन के बालों को सहलाया और उसे दिलासा दिया, वे दोनों जल्द ही सो गए। अगली सुबह उठने और नाश्ता करने के बाद लू चेन सीधे अध्ययन कक्ष में चली गई। अध्ययन कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने तुरंत किन युशान, वेनरेन ली और जुवान्युआन चेन को बुलवाया। ब्रोकेड गार्ड के कमांडर के रूप में किन युशान अपना अधिकांश समय राजकुमार के महल के पास बिताते थे और जल्दी ही वहां पहुंच जाते थे। कुछ ही देर बाद वे लू चेन के अध्ययन कक्ष में प्रकट हुए। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने पर किन युशान ने सबसे पहले सम्मान व्यक्त किया। राजकुमार, नमस्कार। तब किन युशान ने पूछा, राजकुमार, आप मुझसे मिलना चाहते थे? लू चेन ने सीधे सीधे बात करते हुए कहा, कमांडर किन, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। ये सुनकर किन युशान अचंभित रह गया। उत्तर के राजकुमार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि यह मामला उत्तर के राजकुमार के दिल में काफी महत्व रखता था। किन युशान ने तुरंत कहा, कृपया मुझे निर्देश दीजिए राजकुमार, चाहे इसका मतलब तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या आग के सागर में उतरना हो, मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा और आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लू चेन कुछ अवाक होकर बोला, तलवारों के पहाड़ या आग के सागर की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि आप 1000 ब्रोकेड गार्ड्स को वापस बुला लें ताकि वे एक विशेष प्रकार के हथियार के उत्पादन की निगरानी में मेरी मदद कर सकें। ये सुनकर किन युशान के मन में सबसे पहले हॉवित्जर तोपों का ख्याल आया। उन्होंने सावधानी से पूछा, राजकुमार, क्या ये हॉवित्जर तोपें हो सकती हैं? लू चेन ने जवाब दिया, ये हॉवित्जर तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है और यह भी अपार विनाशकारी शक्ति वाला हथियार है। इसके पीछे के सिद्धांत बहुत अलग नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से इस हथियार को बनाने की विधि भी सरल है। लू चेन द्वारा ब्रोकेड गार्ड को बारूद और लाल रंग की तोपों के उत्पादन की निगरानी सौंपने का कारण ये था कि वह प्रौद्योगिकियों के लीक होने को लेकर चिंतित था। ब्रोकेड गार्ड्स को सिस्टम के माध्यम से बुलाया गया था और वे उसके अडिग वफादार थे। वे उसे कभी धोखा नहीं देंगे। उत्पादन की देखरेख का जिम्मा उन्हीं पर छोड़ना लू चेन के लिए आश्वस्त होने का एकमात्र तरीका था। अध्याय 175 अध्याय 147 भ्रमित जियाओ वेन्याओआई 175 अध्याय 147 भ्रमित जियो वेन्याओआई। अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन का जवाब सुनकर किन युशान को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यह वाकई तोपखाने के समान एक बड़े घातक हथियार जैसा लग रहा था। तोपखाने के छर्रों के विस्फोट की कल्पना मात्र से ही जो एक ग्रैंडमास्टर को पल भर में कई बड़े टुकड़ों में बिखेर देंगे। किन युशान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक बार जब ऐसे हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद से ग्रैंडमास्टर आम लोगों से बहुत अलग नहीं रह जाएंगे, क्योंकि तोपखाने का इस्तेमाल करने वाले आम लोग भी एक ग्रैंडमास्टर को मार सकते हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक ग्रैंडमास्टर के रूप में किन युशान इस तरह के हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को देखने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि इससे मार्शल आर्ट की दुनिया की नींव और ग्रैंडमास्टर्स की प्रतिष्ठा हिल जाएगी। हालांकि नियति के पुत्र के अधीनस्थ होने के नाते वह निश्चित रूप से उत्तरी राजकुमार को इन बड़े घातक हथियारों का उपयोग करके दूर दूर तक दुश्मनों का संहार करते हुए और फिर पूरे महाद्वीप को एकजुट करते हुए देखना चाहता था। इस पर किन युशान ने कहा, आप निश्चिंत रहें मेरे राजकुमार, मैं आपके द्वारा उल्लिखित हथियारों के उत्पादन की निगरानी के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करूंगा और निर्माण विधियों को किसी के भी सामने लीक होने से पूरी तरह रोकूंगा। किन युशान इस तरह के हथियार के महत्व से भलीभांति परिचित था। आखिरकार यह एक ग्रैंडमास्टर को पल भर में मार सकता था। इस तरह के घातक हथियार को बनाने की विधि किसी भी शक्ति को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह उत्तरी नगर और उत्तरी राजकुमार के लिए एक विनाशकारी घटना होगी। लेकिन इसी क्षण किन युशान को अचानक कुछ सूझा और उसने पूछा, मेरे राजकुमार, ब्रोकेड गार्ड के पास आपके द्वारा बताए गए हथियार को बनाने में सक्षम कारीगर नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इन कारीगरों को कहाँ से बुलाया जा सकता है? लू चेन ने कहा, अभी इसकी चिंता मत करो, कारीगर जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। लू चेन के बोलते ही बाहर से एक नौकरानी की आवाज आई, महामहिम, जनरल वेनरेन और जनरल जुवान्युआन आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। अगले ही क्षण जुवान्युआन चेन और वेनरेन ली अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए।
दोनों ने एक साथ प्रणाम किया और एक स्वर में कहा, महामहिम प्रणाम। लू चेन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, उठो। शुवान्युआन चेन ने पूछा, महामहिम क्या मैं हमें बुलाने का कारण जान सकता हूँ? लू चेन ने कहा, ग्रेट यू सिटी 50,000 भारी घुड़सवार सेना का निर्माण कर सकती है। मेरा मानना है कि ग्रेट यू सिटी में बहुत सारे कारीगर होंगे, है ना? ये सुनकर उनके बगल में बैठे किन युशान क्षण भर के लिए चौंक गए और तुरंत लू चेन के पहले के उस बयान का अर्थ समझ गए कि कारीगर जल्द ही उपलब्ध होंगे। उस समय जुवान्युआन चेन ने उत्तर दिया, महामहिम को उत्तर देते हुए, ये कहा जा सकता है कि ग्रेट यू सिटी में हर कोई एक शिल्पकार है। एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद बच्चों को कोई न कोई शिल्प सीखना ही पड़ता है, यहाँ तक कि लड़कियां भी इसका अपवाद नहीं हैं। शुवान्युआन चेन की बातें सुनकर लू चेन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ग्रेट यू सिटी के लोगों की सोच वास्तव में काफी उन्नत थी। वे हर किसी से कोई न कोई शिल्प सीखने की मांग करते थे, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ग्रेट यू के सभी बचे हुए लोग मोहवादी विचारधारा से संबंधित हों। फिर लू चेन ने कहा, बात कुछ इस तरह है, मैं ग्रेट यू सिटी के कुछ कारीगरों को नॉर्थ सिटी में बुलाकर अपने लिए कुछ हथियार बनवाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे पता है कि ग्रेट यू सिटी के लोग वहाँ से जाने के लिए अनिच्छुक हैं, लेकिन इन हथियारों को बनाने के लिए मुझे भरोसेमंद कारीगरों की आवश्यकता होगी। जिन कारीगरों पर मैं भरोसा कर सकता हूँ वे केवल ग्रेट यू सिटी में हैं। अब मैं दोनों जनरलों को ग्रेट यू सिटी को पत्र लिखने और यान काउंटी में धातु गलाने में कुशल 1,000 कारीगरों को भेजने के लिए कहूंगा। ग्रेट यू सिटी के 5 लाख आम लोगों को भी इस व्यवस्था के तहत अनुदान दिया गया था और वे लू चेन के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, इसलिए तोपखाने के निर्माण के लिए वह निश्चित रूप से उत्तरी शहर के शिल्पकारों के बजाय उन्हें ही चुनेगा। इसके अलावा उत्तरी शहर में ऐसे बहुत कम कारीगर थे जो तोप बनाने में लू चेन की सहायता कर सकें। लू चेन की बात सुनकर जुवान्युआन चेन ने तुरंत कहा, मैं अभी ग्रेट यू सिटी को पत्र लिखूंगा। महाराज निश्चिंत रहिए, 1 महीने के भीतर ग्रेट यू सिटी यान काउंटी में कारीगरों को भेजेगा। इसके बाद लू चेन ने किन युशान, वेनरेन ली और शुवान्युआन चेन से कहा, तोपखाना बनाने का कार्य आप तीनों को सौंपा गया है। आपको याद रखना होगा कि इस तरह के हथियार के निर्माण की जानकारी इसमें शामिल लोगों के अलावा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि मु परिवार के सदस्यों को भी नहीं। किन युशान और अन्य लोगों ने तुरंत कहा, आप निश्चिंत रहें महाराज, हम इस मामले पर चुप रहेंगे। उसी समय लू चेन ने सिस्टम स्पेस से बारूद का फॉर्मूला निकाला और उसे मेज पर रख दिया। कमांडर किन, ग्रेट यू सिटी के कारीगरों के आने से पहले आप ब्रोकेड गार्ड को इस कागज पर सूचीबद्ध सामग्री एकत्र करने का आदेश दे सकते हैं। एक बात याद रखें, आपको किसी को भी यह पता नहीं चलने देना है कि ये सामग्री आप ही एकत्र कर रहे हैं। किन युशान ने लू चेन द्वारा दी गई बारूद बनाने की विधि उठाई और कहा, समझ गया महाराज। मैं सावधानी से काम लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई अन्य शक्ति यह पता न लगा पाए कि राजकुमार का महल इन वस्तुओं को एकत्र कर रहा है। किन युशान उस कागज की सामग्री का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ गया था। ये तोप के गोले बनाने की सामग्री थी और यदि दूसरों को पता चल जाए कि राजकुमार का महल इन वस्तुओं को एकत्र कर रहा है तो भले ही उन्हें बारूद का सूत्र न पता हो, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो राजकुमार के महल द्वारा व्यापक रूप से एकत्र की जा रही सामग्री के आधार पर सूत्र का अनुमान लगा सके। संक्षेप में कहें तो तोपखाने के निर्माण में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। तो फिर आप तीनों तैयारियां करने के लिए जा सकते हैं। लू चेन के शब्द समाप्त होते ही किन युशान और अन्य सभी ने एक स्वर में कहा, हम आपसे विदा लेते हैं महाराज। इसके बाद वे तीनों लू चेन के अध्ययन कक्ष से चले गए। इस दौरान स्प्रिंग साउंड कोर्ट, इस आंगन का मूल रूप से कोई नाम नहीं था, लेकिन जब भी राजकुमार के महल की नौकरानियां और नौकर इस आंगन के बाहर से गुजरते थे तो उन्हें एक खास तरह की आवाज सुनाई देती थी और धीरे धीरे किसी ने इसका नाम स्प्रिंग साउंड कोर्ट रख दिया और इस तरह ये सब लोग इसी नाम से पुकारने लगे। जब शियाओ वेन्याओ की नींद खुली तो उसकी नौकरानियों ने उसे कपड़े पहनाए, उसे तरोताजा किया और उसने भरपेट नाश्ता किया। अध्याय 176, अध्याय 147 भ्रमित जियाओ वेन्याओ _2, अध्याय 147 भ्रमित जियो वेन्याओ _2। अनुवादक 54,96,90,339। उसके बाद वह बस अपने कमरे में बैठी रही, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। जब उसने खाली कमरे और बाहर के नीरस आंगन को देखा तो जियाओ वेन्याओ को कुछ खोया हुआ सा महसूस हुआ। जब से वह उत्तरी राजकुमार के महल में आई थी, जियाओ वेन्याओ खुद को उत्तरी राजकुमार की दासी मानती थी और यह मानती थी कि वह लू चेन की सेवा उसी तरह करेगी जैसे उसने अतीत में उन दासियों की सेवा की थी। उसे लू चेन की सेवा करनी थी और उसी तरह उसके द्वारा प्रताड़ित भी होना था जैसे वह उसे प्रताड़ित करता था। ये नान्यान। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए जियाओ वेन्याओ को एहसास हुआ कि लू चेन देखने नहीं आया था, उसके लिए कम से कम एक बार तो। इसके अलावा उसने पाया कि राजकुमार के महल में एक महिला दासी के रूप में उसकी स्थिति का एक विशेष दर्जा था। हालांकि वह एक दासी थी, राजकुमार के महल ने उसकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए नौकरानियों और दासियों का इंतजाम किया था। क्या उसे इन दासियों के साथ साथ लू चेन की दैनिक जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए था? इतने अच्छे व्यवहार को देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा था मानो वह राजकुमार के महल की मालकिन बन गई हो। अगर उत्तरी राजकुमार की महिला दासियों के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार होता था तो शायद उत्तरी राजकुमार की महिला दासी होना इतना बुरा भी नहीं था। हालांकि जियाओ वेन्याओ को घोड़ों की सवारी करना और घास के मैदानों में स्वतंत्र रूप से घूमना पसंद था। वह घास के मैदानों के जीवन की आदी थी और अब अचानक एक आंगन में कैद हो जाने से उसे तालमेल बिठाने में बहुत कठिनाई हो रही थी।
वह बाहर निकलना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। शियाओ वेन्याओ अपनी स्थिति से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि अब वह लू चेन की दासी है और अपने स्वामी की अनुमति के बिना वह अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती। फिर भी भीतर ही भीतर वह घोड़े पर सवार होकर घास के मैदानों में सरपट दौड़ने की इच्छा को भुला नहीं पा रही थी। ये सोचकर जियाओ वेन्याओ ने आह भरे बिना नहीं रह सकी। उसी क्षण जियाओ वेन्याओ अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। वह सीधे बगल वाले कमरे में गई जहां येल नान्यान ठहरी हुई थी। हालांकि उसके मन में येल नान्यान के प्रति अभी भी कुछ नाराजगी थी, लेकिन पूरे उत्तरी राजकुमार के महल में बर्बर जनजाति से केवल वे दोनों ही थे। वह बहुत अकेलापन और अलगाव महसूस कर रही थी और अपने अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र तरीका येल नान्यान से बात करना ही था। उस समय येल नान्यान एक स्टूल पर बैठकर कढ़ाई सीख रही थी। शियाओ वेन्याओ को अंदर आते देख येल नान्यान ने अपना काम रोक दिया और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करते हुए कहा, याओ याओ, क्या तुम उत्तरी राजकुमार के जीवन में अभ्यस्त हो रही हो? हवेली। अगर आप येल नान्यान से पूछे कि क्या उन्हें शियाओ वेन्याओ के प्रति कोई अपराधबोध था, तो निश्चित रूप से था। वह शियाओ वेन्याओ की मां की मृत्यु के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थीं, लेकिन यह अपराधबोध नामात्र का ही था क्योंकि उन्होंने शियाओ वेन्याओ की मां को जहर नहीं दिया था। येल नान्यान हमेशा से शियाओ वेन्याओ के प्रति दयालु रही थी, उसे छोटी बहन की तरह मानती थी, खासकर उत्तरी राजकुमार के महल में आने के बाद से। अब जब बर्बर जनजाति से केवल वे दोनों ही बची थीं, तो शियाओ वेन्याओ के प्रति उसका स्नेह और भी बढ़ गया था। दोनों के बीच आपसी सहानुभूति का बंधन था। येल नान्यान का सवाल सुनकर जियाओ वेन्याओ मेज पर बैठ गई और सिर झुकाकर आह भरते हुए बोली, मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो रही है, लेकिन लेडी येल, क्या हम सचमुच उत्तरी राजकुमार की दासी हैं? जब येल नान्यान ने सुना कि शियाओ वेन्याओ अब भी उसे लेडी येल कहकर संबोधित कर रही है, तो उसने तुरंत जवाब दिया, याओ याओ, मैं अब स्काई वुल्फ किंग की पत्नी नहीं हूँ। तुम मुझे अब उस नाम से नहीं बुला सकती। उत्तरी राजकुमार के महल में केवल एक ही पत्नी हो सकती है। अगर दूसरों ने तुम्हें ऐसा कहते सुना, तो वे जरूर सोचेंगे कि हमारे कुछ गुप्त इरादे हैं। फिर हम दोनों को ही सजा मिलेगी। येल नान्यान की गंभीरता को देखकर जियाओ वेन्याओ को एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया था और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। येल नान्यान ने आगे कहा, याओ याओ, अब से मुझे नान्यान बहन कहकर बुलाना। बोलते बोलते लड़खड़ा गई। शियाओ वेन्याओ ने जवाब दिया, ठीक है, नान्यान बहन। इसके बाद येल नान्यान ने कहा, सच कहें तो हम वास्तव में उत्तरी राजकुमार की महिला दासियां नहीं हैं। क्या आपने कभी ऐसी दासियां देखी हैं जिनकी देखभाल नौकरानियां और सेवक करते हों? शियाओ वेन्याओ ने सहमति जताते हुए कहा, ये सच है। येल नान्यान ने कहा, अब से हम दोनों उत्तरी राजकुमार की रखैलें होंगी। दासियों की तुलना में उत्तरी राजकुमार के महल में हमारा एक विशेष स्थान है, लेकिन याद रखना याओ याओ, कभी यह मत सोचना कि हमारी हैसियत हमें मनमानी करने की इजाजत देती है। आखिरकार हम बंदी हैं और तुम्हें हमेशा खुद को उत्तरी राजकुमार की दासी समझना चाहिए, न कि उसकी रखैल। शियाओ वेन्याओ ने जवाब दिया, नान्यान बहन, मैं समझ गई आपकी बात। फिर शियाओ वेन्याओ ने दरवाजे और आंगन की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, नान्यान बहन, क्या राजकुमार कल रात आपके कमरे में नहीं आए थे? चूंकि शियाओ वेन्याओ ने पिछली रात येल नान्यान के कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उसने मान लिया कि लू चेन नहीं आए थे। वह जानती थी कि पिछले कुछ दिनों में उसे लगभग हर रात कुछ न कुछ आवाजें सुनाई देती थीं, और वे अक्सर कई घंटों तक, यहाँ तक कि पूरी रात तक चलती रहती थीं। शियाओ वेन्याओ की बातें सुनकर येल नान्यान का कोमल शरीर अनायास ही कांपने लगा। शुरू में येल नान्यान को लू चेन के साथ रहने का एहसास बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे लू चेन रोजाना आने लगा, येल नान्यान बेचैन होने लगी। हालांकि उसे पता चल गया था कि लू चेन उसके शरीर के घावों को ठीक करने के लिए एक विशेष साधना तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे लगभग कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। फिर भी पिछले कुछ दिनों से जब वह सुबह उठती थी, तो येल नान्यान का मन अभी भी उलझन में रहता था। उसकी चाल धुंधली सी होती थी और उसके पैर मुश्किल से खड़े हो पाते थे। वह हमेशा कांपती रहती थी। येल नान्यान को अब लू चेन से गहरा डर महसूस हुआ। होश में आते हुए येल नान्यान ने जवाब दिया, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है। क्या हुआ? शियाओ वेन्याओ ने फुसफुसाते हुए पूछा, नान्यान, मेरा तुमसे एक सवाल है और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं पूछ सकती हूँ? शियाओ वेन्याओ को इतना सतर्क देखकर येल नान्यान ने उत्सुकता से पूछा, सवाल क्या है? शियाओ वेन्याओ थोड़ा झुकी और येल नान्यान के कान में फुसफुसाते हुए बोली, नान्यान, मैंने पिछले कुछ दिनों से हर रात तुम्हारी आवाज सुनी है, लेकिन मुझे हमेशा उसमें कुछ अजीब सा लगता है। क्या राजकुमार द्वारा सताए जाने से तुम्हें वाकई दर्द हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आवाज में दर्द नहीं झलक रहा है? ये सुनकर येल नान्यान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ग्रेट सम की महिलाओं के विपरीत घास के मैदानों की महिलाओं को शादी से पहले पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों के बारे में बहुत कम जानकारी होती थी, और वे आमतौर पर अपने पुरुषों से शादी करने के बाद ही ऐसे मामलों की पड़ताल करती थीं। शियाओ वेन्याओ अभी भी अज्ञानी थी और इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। येल नान्यान ने उत्तर दिया, याओ याओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन राजकुमार तुम्हारे कमरे में आएंगे, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, इसमें कोई पीड़ा नहीं होगी। येल नान्यान का जवाब सुनकर शियाओ वेन्याओ अवाक रह गई। उत्तर के राजकुमार द्वारा सताए जाने के बावजूद जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। क्या ये संभव था? क्या येल नान्यान उसे धोखा दे रहा था? अगर दर्द न होता, तो क्या वह सचमुच इतनी बुरी तरह चीखती?
श्याओ वेन्याओ के चेहरे पर असमंजस देखकर येल नान्यान ने कहा, याओ याओ, तुम कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही हो, इसलिए कुछ बातें न समझना स्वाभाविक है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करो। कभी कभी लोग दर्द के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से चिल्लाते हैं। घास के मैदानों की एक महिला होने के नाते आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कभी कभी जब हम घास के मैदानों के लोग किसी प्रकार की जीत हासिल करते हैं तो हम अक्सर जोर से चिल्लाते हैं। क्या आप कहती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दर्द में हैं? वे खुशी से चिल्लाते और जयकार करते हैं, यह आनंद की आवाज है, दर्द से नहीं। येल नान्यान की व्याख्या सुनकर जियाओ वेन्याओ को कुछ समझ में आया। श्याओ वेन्याओ को याद आया कि जब आकाश भेड़िया राजा की जनजाति ने अन्य छोटी जनजातियों को हराया था तो वे सैनिक अक्सर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते थे। वे जीत की खुशी में चिल्लाते और दहाड़ते थे। वे जय जयकार कर रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, दर्द से नहीं। श्याओ वेन्याओ के मन में यह विचार आया तो येल नान्यान की आहें इसलिए थीं क्योंकि उसने उत्तरी राजकुमार के साथ किसी प्रकार की जीत हासिल कर ली थी और इसीलिए वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। किसी प्रकार की जीत। जियाओ वेन्याओ को अब वह दृश्य याद आया जो उसने पहले चुपके से देखा था। क्या येल नान्यान ने उत्तरी राजकुमार को अपने शरीर से फंसा लिया था? इसलिए येल नान्यान को जीत का एहसास हुआ और इसीलिए वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाँ, यही बात होगी। इस विचार के साथ जियाओ वेन्याओ को आखिरकार लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी एक नौकरानी अंदर आई और बोली, लेडी येल्व, लेडी जियाओ, राजकुमारी ने आप दोनों को उत्तरी प्रांगण में चाय के लिए आमंत्रित किया है। ये सुनकर दोनों चौंक गए। अध्याय 177, अध्याय 148। ये राजा सर्दियों में उत्तरी शहर पर हमला करने का इरादा रखता है। अध्याय 148। ये राजा शीतकालीन काल में उत्तरी शहर पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। अनुवादक 54,96,90,339। मुजिक्सुआन ने येल नान्यान और जियाओ वेन्याओ के प्रति राजकुमार के महल में प्रवेश करने के दिन से ही अत्यंत दयालुता दिखाई थी और उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया था। वह न केवल उन्हें हर दिन स्वादिष्ट भोजन भेजती थी बल्कि नौकरानियों को उनकी अच्छी देखभाल करने का निर्देश भी देती थी, खासकर येल नान्यान की, जिसे लगभग हर सुबह मुजिक्सुआन से पूरक आहार मिलता था। कभी कभी येल नान्यान को ये भी आश्चर्य होता था कि क्या मुजिक्सुआन के उपहार लू चेन के बार बार उससे मिलने आने के कारण थे, जिससे शायद मुजिक्सुआन असंतुष्ट हो जाती थी और इसलिए ये पूरक उपहार उसे अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की याद दिलाते थे। हालांकि समय बीतने के साथ येल नान्यान को एहसास हुआ कि मुजिक्सुआन द्वारा पूरक सामग्री भेजने के कार्य में कोई व्यंग्य का इरादा नहीं था। यहाँ तक कि उसकी सेवा करने वाली नौकरानियां भी शर्म से लाल हो गईं और उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि राजकुमारी के उपहार वास्तविक भावना से दिए गए थे। अब तक येल नान्यान ने मुजिक्सुआन की दयालुता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और वह समझ गई थी कि राजकुमारी उसके प्रति इतनी दयालु क्यों थी। येल नान्यान ने शुरू में सोचा था कि महान जिया सम्राट या राजकुमारियों का हरम षड्यंत्रों से भरा होगा, लेकिन उत्तरी राजकुमार के महल में ऐसा लगभग न के बराबर था। मुख्य रूप से इसलिए कि स्वामी बहुत शक्तिशाली था और कोई भी महिला अकेले उत्तरी राजकुमार के प्यार का सामना नहीं कर सकती थी। यदि कोई स्त्री उत्तर के राजकुमार को पूरी तरह से मोहित कर ले तो उसकी मृत्यु संभवतः निकट ही होगी। उसी क्षण जियाओ वेन्याओ ने येल नान्यान से फुसफुसाते हुए कहा, नान्यान, क्या हमें उधर जाना चाहिए? ये प्रश्न सुनकर येल नान्यान ने श्याओ वेन्याओ को याद दिलाया, याओ याओ, तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए। उत्तरी राजकुमार के महल में उत्तरी राजकुमार के अलावा राजकुमारी महारानी का सर्वोच्च अधिकार है। राजकुमारी महारानी तुमसे जो भी करने को कहें तुम्हें वह करना ही होगा। यदि राजकुमारी महारानी हमें चाय पर आमंत्रित करती हैं तो हमारे पास मना करने का कोई विशेष कारण नहीं है। क्या तुम समझ रही हो? येल नान्यान की याद दिलाने वाली बात सुनकर जियाओ वेन्याओ ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गई। इसके बाद येल नान्यान ने अपनी कड़ाई एक तरफ रख दी, खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर चलते हुए बोली, चलो हम उत्तरी आंगन की ओर जा रहे हैं। इसके बाद येल नान्यान और श्याओ वेन्याओ उत्तरी आंगन की ओर बढ़े। जब दोनों उत्तरी आंगन में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कई महिलाएं पहले से ही मंडप के अंदर एकत्रित थीं। लू चेन की लगभग सभी महिलाएं वहीं मौजूद थीं। येल नान्यान और श्याओ वेन्याओ को आते देख मुजिक्सुआन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, नान्यान, याओ याओ, आप यहाँ हैं, कृपया जल्दी से बैठ जाइए। मुजिक्सुआन के उत्साह के बावजूद येल नान्यान ने फिर भी श्याओ वेन्याओ को औपचारिक अभिवादन करते हुए कहा, हमने राजकुमारी को देख लिया है। मुजिक्सुआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नान्यान, उत्तरी राजकुमार के महल में इतनी औपचारिकताएं नहीं हैं। आपको इतने औपचारिक तरीके से मेरा स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी राजकुमार के महल के भीतरी प्रांगण का वातावरण बाहरी प्रांगण की तुलना में कहीं अधिक शांत था। मुलाकात के समय औपचारिकताओं का कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। शायद लू चेन के प्रभाव के कारण भीतरी प्रांगण में प्रवेश करते ही मुजिक्सुआन और अन्य लोगों में रस्मों का भाव तुरंत काफी कम हो गया। आखिरकार भीतरी प्रांगण में उत्तरी राजकुमार सर्वोच्च था और बाकी सब उसकी स्त्रियां थीं। येल नान्यान ने आगे कुछ नहीं कहा। वह और श्याओ वेन्याओ मंडप में बैठ गईं, जहां एक नौकरानी ने उन दोनों के लिए एक एक कप चाय डाली। मुजिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राजकुमार के महल की एक अनोखी चाय है, इसे जरूर चखें। क्योंकि चाय तो महारानी ने ही पेश की थी, इसलिए इसे चखना तो बनता ही था। बिना सोचे समझे येल नान्यान ने अपना प्याला उठाया और धीरे से एक घूंट पी ली। येल नान्यान को चाय का कप उठाते देख श्याओ वेन्याओ ने भी जल्दी से ऐसा ही किया और चाय की एक घूंट का स्वाद लिया।
इस चाय की पहली घूंट लेते ही दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि उनका शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा है, मानो चाय थकान और चिंता को काफी हद तक दूर कर सकती हो। इसके बाद येल नान्यान ने कहा, राजकुमारी, चाय के लिए धन्यवाद। ये चाय वाकई बहुत कीमती होगी, है ना? मार्शल आर्ट के कलाकार येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ दोनों ने चाय के प्रभाव को तुरंत महसूस किया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय इस चाय का सेवन उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। ये चाय निस्संदेह एक अनमोल खजाना थी और उन्होंने राजकुमारी से ऐसी चाय परोसने की उम्मीद नहीं की थी। मुजिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय के पेड़ यहीं महल के बगीचे में लगे हैं। हमारे लिए यह कोई खास चीज नहीं है। वैसे राजकुमार का ये नियम है कि यह चाय केवल उनकी पत्नियां या राजकुमार के सबसे खास मेहमान ही पी सकते हैं। येल नान्यान ने जवाब दिया, मैं समझ गया। मुजिक्सुआन ने आगे कहा, अगर नान्यान को ये चाय पसंद है तो आप दासियों से मुख्य आंगन से पत्तियां तुड़वाकर इसे बनवा सकती हैं। अब आप भी राजकुमार की पत्नियों में से एक हैं, इसलिए आप इसे बेझिझक पी सकती हैं। येल नान्यान ने उत्तर दिया, धन्यवाद राजकुमारी। तब मुजिक्सुआन ने कहा, नान्यान, तुम अभी भी सहज नहीं हो, कुछ ज्यादा ही औपचारिकता बरत रही हो। अब से हम सब एक परिवार हैं, ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मुजिक्सुआन ने शियाओ वेन्याओ की ओर देखा और पूछा, याओ याओ, क्या तुम राजकुमार के महल में जीवन के अभ्यस्त हो रही हो? मेज पर रखी पेस्ट्री लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली शियाओ वेन्याओ ने मुजिक्सुआन की पुकार पर अपना हाथ तेजी से पीछे खींच लिया और वह लगभग दोषी महसूस कर रही थी। हाँ, मुझे इसकी आदत पड़ रही है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमारी, मुजिक्सुआन ने कहा। ये सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने चाय और पेस्ट्री खाते हुए घर परिवार के विभिन्न मामलों पर बातचीत की, जिससे पता चला कि वे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। येल नान्यान को यकीन नहीं था कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन उसे उत्तरी राजकुमार का हरम उसकी कल्पना से कहीं अधिक सौहार्दपूर्ण लगा। मुजिक्सुआन के बच्चे और दाझो और शियाझो के बच्चे एक साथ पाले पोसे गए थे और वे एक दूसरे के बच्चों की देखभाल में भी मदद करते थे। अध्याय 178, अध्याय 148। ये राजा सर्दियों में उत्तरी शहर पर हमला करने का इरादा रखता है। _2 अध्याय 148। ये राजा सर्दियों में उत्तरी शहर पर हमला करने का इरादा रखता है। _2 अनुवादक 54,96,339। इससे येल नान्यान को एक बार फिर उत्तरी राजकुमार के आकर्षण का एहसास हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो हरम को इतनी सामंजस्यपूर्ण स्थिति में रख सके दुर्लभ था। ग्रेट सुम की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मैदानों पर रहने वाली बर्बर जनजातियों के हरम भी षड्यंत्रों और कलह से भरे रहते थे। इससे येल नान्यान को अपने बचपन की याद आ गई, जब उसकी माँ बर्बर जनजाति के हरम की सदस्य होने के नाते अक्सर अन्य बर्बर महिलाओं के अपमान का शिकार होती थी। अन्य बर्बर महिलाओं से अपमान सहना एक बात थी, लेकिन बर्बर जनजाति का राजा भी उसे पीटता और लात मारता था। उस क्षण उत्तरी प्रांगण में मौजूद सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखकर येल नान्यान की यह इच्छा हुई कि काश समय इसी क्षण रुक जाए। कुछ दिनों के बाद उत्तरी फ्री राजा के शिविर में, शाही दरबार में, एक बूढ़ा आदमी जिसकी बड़ी दाढ़ी थी और जिसने फर का कोट पहन रखा था, जिसकी त्वचा मैल से सनी हुई थी, सिंहासन पर बैठा था। इस सिंहासन को उत्तरी फ्री राजा के सैनिकों द्वारा स्काईवुल्फ जनजाति के पूर्व शाही दरबार से वापस लाया गया था और सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ फ्री का राजा था। इस समय उत्तरी फ्री के राजा के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कब्ज हो गई हो। उनकी काली त्वचा क्रोध से लाल हो गई थी और उनके चेहरे पर भयंकर आक्रोश झलक रहा था। इस समय नॉर्थ फ्री किंग नदी गरज रही थी। मैंने इतने सारे सैनिक भेजे थे और यह सोचकर हैरानी होती है कि वे हार गए। हारना एक बात है, लेकिन उन्होंने तो पूरी स्काईवुल्फ जनजाति को ही नॉर्थ सिटी में स्थानांतरित कर दिया। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? स्काईवुल्फ किंग की हार की खबर सुनकर उसे शुरू में कुछ हद तक खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि उसने लंबे समय से स्काईवुल्फ को जीतने का लक्ष्य बना रखा था। जनजाति उत्तरी क्षेत्र में आकाश भेड़ियों का राजा हमेशा से ही प्रभुत्वशाली रहा था और आकाश भेड़ियों के कबीले से सामना होने पर उसके कबीले को रास्ता बदलना पड़ता था। अब आकाश भेड़ियों के कबीले के पतन को देखकर वह उसे अपने वश में करके उत्तरी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली बर्बर कबीला बनना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्थ फ्री किंग हमेशा से स्काईवुल्फ पर मोहित रहा था। राजा की पत्नी और शियाओ वेन्याओ, उन दो महान सुंदरियों के बारे में सोचते ही उत्तरी फ्री के राजा के मुंह में अनियंत्रित रूप से पानी आ गया और जैसे ही उसने स्काईवुल्फ किंग की हार के बारे में सुना, उसने उन दोनों महिलाओं को अपना मान लिया था। लेकिन जब उसके सैनिक स्काईवुल्फ किंग के शाही दरबार में पहुंचे तो स्काईवुल्फ जनजाति के लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। इसके अलावा उसने सुना कि येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ को दक्षिण के उस बदमाश ने पकड़ लिया था और राजकुमार के महल में ले गए थे। ये भली भांति जानते हुए कि राजकुमार के महल में उन दो सुंदरियों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उत्तरी फ्रे का राजा एक पुरुष होते हुए इस बात से कैसे अनभिज्ञ हो सकता था? पकी हुई बत्तख के उड़ जाने के विचार ने उत्तरी फ्रे के राजा को विशेष रूप से क्रोधित कर दिया। उस समय शाही तंबू में मौजूद उनके एक अधीनस्थ ने सुझाव दिया, महान राजा, क्यों न हम उत्तरी शहर पर हमला करें और उस नन्हे बदमाश से आकाश भेड़िया राजा की पत्नी और आकाश भेड़िया राजा की बेटी को सौंपने के लिए मजबूर करें। ये शब्द सुनते ही एक और बर्बर सेनापति ने भी अपनी बात दोहराई, बिल्कुल सही, हमें न सिर्फ उस बदमाश से उन दो औरतों को सौंपने के लिए कहना चाहिए, बल्कि स्काईवुल्फ जनजाति के सभी लोगों को भी उससे ले लेना चाहिए। अपने सेनापति की बात सुनकर उत्तर फ्री के राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, 3 लाख सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा और तुम चाहते हो कि मैं उत्तर नगर पर हमला करूं?
अगर तुम मरना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। हालांकि नॉर्थ फ्रे के राजा ने स्काईवुल्फ जनजाति को मौखिक रूप से तुच्छ बताया, लेकिन वह मूर्ख नहीं थे। ये स्पष्ट था कि नॉर्थ सिटी ऐसी जगह नहीं थी जिसे उनकी बर्बर जनजाति इस समय चुनौती दे सके। इस समय नॉर्थ सिटी पर हमला करना मौत को दावत देने जैसा था। हालांकि इसी क्षण एक जनरल ने एक विशेष रूप से अनूठी राय व्यक्त की। महान राजा, इस पर विचार करें, भले ही उत्तरी शहर जीत गया हो, लेकिन स्काईवुल्फ किंग के 3 लाख सैनिकों को खत्म करने में उन्हें स्वयं भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा। भले ही वे जीत गए हों, यह एक व्यर्थ की जीत होगी और ग्रेट सुम को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा वे शायद अभी भी स्काईवुल्फ जनजाति को हराने की खुशी में डूबे हुए हैं और निश्चित रूप से उत्तरी भूमि के प्रति अपनी सतर्कता कम कर रहे हैं। अभी अगर हम अचानक उत्तरी शहर पर हमला करते हैं तो उनके पास समय नहीं होगा। प्रतिक्रिया करें। बर्बर सेनापति के विश्लेषण पर विचार करते हुए उत्तरी फ्री के राजा को अचानक लगा कि इसमें बहुत तर्कसंगतता है। आखिरकार स्काईवुल्फ किंग ने 3 लाख सैनिकों का नेतृत्व करते हुए नॉर्थ सिटी पर हमला किया था। ग्रेट सुम के लिए बिना किसी नुकसान के रहना असंभव था। ग्रेट सम ने भी कई सैनिक खोए होंगे। इस समय यदि वे अचानक उत्तरी शहर पर हमला करने के लिए सेना भेज देते हैं तो ग्रेट सुम की सेना कुछ समय के लिए उत्तरी शहर में अतिरिक्त सेना भेजने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि इस बारे में बात करें तो उन्होंने शुरू में स्काईवुल्फ किंग को हजारों सैनिक दिए थे और अब उनके कबीले में शायद ही कोई सक्षम योद्धा बचा है। यदि नॉर्थ फ्रे किंग की जनजातीय भूमि के सभी सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो अनुमान है कि केवल लगभग 10,000 सैनिक ही एकत्रित किए जा सकते हैं। उत्तर फ्री के राजा ने काफी देर तक विचार करने के बाद कहा, फिलहाल राज दरबार में केवल 10,000 सैनिक हैं। अगर हम अभी सेना भेजते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तुरंत एक आदेश जारी करें और छोटे कबीलों के बर्बर योद्धाओं को राज दरबार में इकट्ठा करें। 2 महीने बाद हम उत्तर नगर पर आक्रमण करेंगे। उस समय एक बर्बर सेनापति ने कहा, मेरे महाराज, 2 महीने बाद भीषण सर्दी होगी। सर्दियों में दक्षिण की ओर सेना ले जाना अत्यंत प्रतिकूल हो सकता है। हम आमतौर पर जब बर्बर जनजातियां दक्षिण की ओर आक्रमण करती हैं, तो ये सर्दियों की शुरुआत से पहले होता है, मुख्य रूप से सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन तैयार करने के लिए। भीषण सर्दी के दौरान ग्रेट सम पर उनका हमला करना दुर्लभ है। जैसे ही सर्दी आती है, भयंकर हिमपात सबसे पहले मैदानी इलाकों को प्रभावित करता है। ठंड तो एक बात है, लेकिन घास के मैदानों में आसानी से खो जाना दूसरी बात है। यहाँ तक कि उन बर्बर लोगों के लिए भी जो वहाँ साल भर रहते हैं, और कठोर सर्दी से निपटना तो एक चुनौती है ही। ये कहा जा सकता है कि सर्दियों में दक्षिण की ओर जाना एक बुरा विकल्प है। उत्तरी फ्री के राजा ने बिना विचलित हुए कहा, ये राजा सर्दियों में उत्तरी शहर पर हमला करने का इरादा रखता है। सर्दियों तक ग्रेट सम और उत्तरी शहर में बैठा वह बदमाश जरूर सोचेगा कि हम दक्षिण की ओर नहीं बढ़ेंगे। अगर हम इस समय अचानक दक्षिण की ओर हमला करते हैं तो हम उन्हें अप्रस्तुत पकड़ सकते हैं। तब ग्रेट सुम का शाही दरबार भी समय रहते नॉर्थ सिटी का समर्थन करने में असमर्थ होगा। नॉर्थ सिटी पर कब्जा करना हमारे लिए आसान काम होगा। अगर मुझसे पूछो तो स्काईवुल्फ किंग मूर्ख है जो हर साल इतनी जल्दी नॉर्थ सिटी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। ग्रेट सुम के लोगों ने जरूर तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि उन पर हर साल इसी समय हमले होते रहे हैं। उनकी पूरी सेना का सफाया होना ही चाहिए। ये राजा उसके नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। नॉर्थ फ्री के राजा को इस तरह बोलते देख उनके जनरलों के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों के बाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन। आज नॉर्थ प्रिंस मैंशन रोशनी और सजावट से सजा हुआ था। नॉर्थ प्रिंस के विवाह की खबर सुनकर नॉर्थ सिटी के कई धनी लोग उन्हें बधाई देने के लिए नॉर्थ प्रिंस मैंशन पहुंचे। अधिकांश लोगों को पहले से ही पता था कि उत्तरी राजकुमार येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ से विवाह करने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना था कि उत्तरी राजकुमार ग्रेट सुम जनजाति से बदला ले रहे थे, क्योंकि हमेशा से बर्बर जनजाति ही ग्रेट सुम की महिलाओं को अपने कब्जे में लेती रही थी, और अब अंततः ग्रेट सुम जनजाति की बारी थी कि वे बर्बर जनजाति से महिलाओं को छीन लें। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि उत्तरी राजकुमार राजपरिवार को कलंकित कर रहा है। आखिर वह एक राजकुमार है, वह 2 बर्बर महिलाओं से विवाह कैसे कर सकता है? ये स्पष्ट रूप से रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इस शादी का आयोजन मुजिक्सुआन ने व्यक्तिगत रूप से किया था। भोज समाप्त होने के बाद लू चेन सबसे पहले येल नान्यान के कमरे में गया। येल नान्यान ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था और वह चुपचाप बिस्तर के पास बैठी थी। उसने दुल्हन का घूंघट नहीं पहना था। उसने कमरे की सजावट पर एक नजर डाली, मानो वह सपने में हो। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसकी शादी इतनी भव्य होगी। बचपन से ही उसने अपनी माँ से ग्रेट सुम जनजाति के विवाह समारोहों के बारे में सुना था और उसकी भी ऐसी ही शादी की ख्वाहिश थी। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह समझती थी कि उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक सपना थी जो शायद कभी पूरा न हो। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अंततः उसकी शादी वैसी ही होगी जैसा उसने सपना देखा था। धीमी आवाज में येल नान्यान ने कहा, क्या यह वाकई सपना नहीं है? येल नान्यान के बोलते ही लू चेन ने दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से सपना नहीं है। लू चेन को अंदर आते देख येल नान्यान के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी। लू चेन तुरंत बिस्तर के पास आया और येल नान्यान के कोमल शरीर को गले लगा लिया। हालांकि उसने तुरंत अगला कदम नहीं उठाया। लू चेन ने पिछली रात येल नान्यान के साथ बिताई थी और वह आमतौर पर उसके साथ अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद ही वहां से निकलता था, इसलिए इस समय वह ऐसी गतिविधियों के मूड में नहीं था। येल नान्यान को बाहों में भरकर लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा,
नान्यान, अब से तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करने होंगे। ये सुनकर येल नान्यान ने कुछ शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य है। येल नान्यान के लिए अपने से 1 दशक से भी अधिक छोटे इस व्यक्ति द्वारा वश में किया जाना अभी भी अजीब लग रहा था। भले ही वे पहले ही अपने विवाह को पूर्ण कर चुके थे और यह अभी भी उसे अजीब लग रहा था। उस समय येल नान्यान ने सुझाव दिया, राजकुमार, चूंकि आपने पिछली रात मेरे साथ बिताए तो आज रात याओ याओ के साथ क्यों नहीं बिताते। अध्याय 179। अध्याय 149 जियो वेन्याओ की योजना सफल। अध्याय 149 जियो वेन्याओ की योजना सफल। अनुवादक 54,96,90,339। शर्माती हुई सुंदरी को देखकर लू चेन को अचानक उसे छेड़ने की इच्छा हुई। उसने येल नान्यान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, नान्यान, तुम्हारा क्या मतलब है? आज हमारी शादी का दिन है, क्या तुम मुझे भगाना चाहती हो? लू चेन की आवाज कान में सुनकर येल नान्यान थोड़ी बेचैन हो गई। उसने जल्दी से कहा, राजकुमार, मेरा मतलब वो नहीं था, बस। येल नान्यान कहना चाहती थी कि लू चेन कल रात भर व्यस्त था और उसे आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। येल नान्यान का लाल चेहरा और शर्मीला व्यवहार देखकर लू चेन का पहले से शांत हृदय अचानक हलचल से भर गया। फिर उसकी बांह उसके चारों ओर और कस गई। उसने येल नान्यान को कसकर गले लगा लिया और समय समय पर वह उसके कान में फुसफुसाता रहा, जिससे वह उसके आकर्षण के कारण बेहद असहज महसूस करने लगी। फिर भी येल नान्यान ने दृढ़ता से कहा, राजकुमार, मुझे तो आपका स्नेह प्राप्त हो चुका है, लेकिन याओ याओ को नहीं। उसकी अभी अभी आपसे शादी हुई है और वह निश्चित रूप से आपके स्नेह की प्रतीक्षा कर रही होगी। ये सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में वहाँ चला जाऊंगा। जब येल नान्यान ने लू चेन की बातें सुनी तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। लू चेन सुबह ही उसके कमरे से गया था। अगर वह फिर से आया तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि कल उसका क्या हाल होगा। उसी क्षण लू चेन ने पूछा, नान्यान, आज मैंने तुम्हारे लिए जो शादी की तैयारी की है उसके बारे में तुम कैसा महसूस करती हो? क्या ये तुम्हारी कल्पना के अनुरूप थी? येल नान्यान ने उत्तर दिया, धन्यवाद राजकुमार, एक बंदी होने के बावजूद आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। मैं भविष्य में राजकुमार के लिए और भी संतानें पैदा करूंगी ताकि आपका एहसान चुका सकूं। येल नान्यान की बातें सुनकर लू चेन बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट को बात समझ में आई और उसने हाथ उठाकर धीरे से उसके नितंबों को थपथपाया और फिर कहा, नान्यान उस पड़ोस की कुतिया से कहीं ज्यादा समझदार है, जिसने मुझसे इतना प्यार पाया और आज तक मेरी संतान को जन्म नहीं दिया। जिस कुतिया का जिक्र लू चेन कर रहा था वह असल में वांग किंगसी थी। जब भी लू चेन उसके कमरे से बाहर निकलता वह तुरंत अपने शरीर से सारी अशुद्धियां निकाल देती, मानो लू चेन के बच्चे को जन्म देने से डरी हुई हो। लू चेन के लिए महिला मार्शल आर्टिस्टों को गर्भवती करना हमेशा से एक चुनौती रहा था। महिला मार्शल आर्टिस्टों के लिए गर्भधारण करना मुश्किल होने के अलावा सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे आसानी से गर्भधारण को रोक सकती थीं। उदाहरण के लिए वांग किंगसी और बाई किंग को ही ले लीजिए। अगर वे लू चेन के बच्चे पैदा नहीं करना चाहती तो उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते। वह राजकुमार होने का अधिकार इस्तेमाल करके उन्हें गर्भवती होने का आदेश तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। अगर वह ऐसा करता भी तो शायद यह व्यर्थ ही होता। चूंकि मार्शल आर्टिस्टों को स्वाभाविक रूप से गर्भवती होने में कठिनाई होती है, इसलिए वे आसानी से ये दावा कर सकती हैं कि यह उनकी शारीरिक बनावट के कारण है, जिससे लू चेन अनिश्चित हो जाती है कि यह सच है या झूठ। यदि महिला मार्शल आर्टिस्टों में येल नान्यान जैसी जागरूकता होती और वे स्वेच्छा से लू चेन के लिए बच्चे पैदा करना चाहती तो परेशानी आधी हो जाती। लू चेन की बातें सुनकर येल नान्यान का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। 30 साल की उम्र में एक जवान आदमी की बाहों में होना और उसे मेरी नान्यान कहकर पुकारा जाना बेहद शर्मनाक लगा। फिर वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर घास के मैदानों और बर्बर जनजातियों के उत्तरी शहर में प्रवास के बारे में बातें करने लगे। हालांकि लू चेन पूरे समय उससे छेड़छाड़ करता रहा, लेकिन उसने उससे आगे कोई संबंध नहीं बनाया। इस दौरान अगले कमरे में लाल रंग के दुल्हन के गाउन में सजी श्याओ वेन्याओ बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और बगल के कमरे की बातें सुनने के लिए कान लगाए बैठी थी। श्याओ वेन्याओ असमंजस में थी। उसने बाहर नौकरानी को राजकुमार को नमस्कार कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना था, जिससे संकेत मिलता था कि लू चेन अवश्य आ गया होगा और येल नान्यान के कमरे में गया होगा। लेकिन इतने समय बाद भी कोई आवाज क्यों नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर यह अतीत होता, बीते हुए कल को भूल जाए। कल रात भी लू चेन येल नान्यान के कमरे में गई थी और वहाँ काफी हंगामा हुआ था। अजीब, क्या ऐसा हो सकता है कि येल नान्यान लू चेन के आगे झुक गया हो? येल नान्यान से पहले प्रभावित होने के कारण जियाओ वेन्याओ ने एक अनूठी सोच विकसित कर ली थी। उनका मानना था कि अगर वह येल नान्यान की आवाज सुनती है तो इसका मतलब है कि येल नान्यान ने लू चेन को हरा दिया है और खुशी से जश्न मना रही है। अब बिना किसी आवाज के क्या इसका मतलब ये था कि येल नान्यान एक तरह से लू चेन से हार गया था? क्या येल नान्यान अब यातना झेल रहा था? ये सोचकर जियाओ वेन्याओ सिहर उठी। श्याओ वेन्याओ ने खुद को ये सोचकर दिलासा दिया कि वह आखिरकार 7वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि लू चेन एक ग्रैंडमास्टर था, लेकिन इंसान होने के नाते उसमें भी कमजोरियां थीं और लू चेन की भी अपनी कमजोरियां थीं। येल नान्यान ने लू चेन की कमजोरी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था और वह भी ऐसा ही कर सकती है। बाद में अगर लू चेन ने उसके कमरे में आने की हिम्मत की तो वह भी येल नान्यान की तरह लू चेन को फंसा लेगी और लू चेन को दिखाएगी कि वह कितनी शक्तिशाली है।
घबराहट में उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितनी देर इंतजार किया, लेकिन आखिरकार जियाओ वेन्याओ ने दरवाजे पर एक नौकरानी की आवाज सुनी। राजकुमार नमस्कार। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और लू चेन कमरे में दाखिल हुई। बेहद आकर्षक लू चेन को देखकर शियाओ वेन्याओ की धड़कन तेज हो गई और वह तुरंत बहुत घबरा गई। उसे ऐसा लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। शियाओ वेन्याओ ने जल्दी से एक गहरी सांस ली। धीरे 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 धीरे। शांत रहें, आपको शांत रहना होगा। नन्यान ने उसे फंसा लिया है, मैं भी फंसा सकता हूँ। अध्याय 180। अध्याय 149 शियाओ वेन्याओ की योजना सफल हुई _2। अध्याय 149 जियो वेन्याओ की योजना सफल _2। अनुवादक 54,96,90,339। जब तक मैं नान्यान द्वारा सुझाए गए तरीके का उपयोग करता रहूंगा, तब तक समय आने पर उत्तरी राजकुमार की शक्ति भी बेकार हो जाएगी। इस विचार से जियाओ वेन्याओ थोड़ी शांत हुई। फिर वह हकलाते हुए बोलने लगी, राजकुमार, राजकुमार, आप आ गए हैं। हालांकि वह पहले की तुलना में काफी शांत थी, फिर भी शियाओ वेन्याओ का दिल बेहद घबराया हुआ था। शियाओ वेन्याओ का चेहरा घबराहट से लाल देखकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, याओ याओ, मैंने सुना है कि घास के मैदानों की औरतें बहुत साहसी होती हैं। मुझे देखकर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? शियाओ वेन्याओ ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, राजकुमार, राजकुमार, मैं घबराई हुई नहीं हूँ। लू चेन मुस्कुराया और फिर सीधे बिस्तर के पास चला गया। लू चेन को अचानक पास आते देख शियाओ वेन्याओ का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर अनायास ही वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह हिलने वाली थी, लू चेन की मजबूत बाहों ने उसे जकड़ लिया। पल भर में जियाओ वेन्याओ को एक अनोखी मर्दाना खुशबू का एहसास हुआ, जो अजीब थी लेकिन साथ ही साथ उसके लिए मादक रूप से सुखद भी थी। उसका शरीर अनजाने में लू चेन के और भी करीब जाना चाहता था। उसी क्षण जियाओ वेन्याओ ने पूछा, राजकुमार, राजकुमार, क्या आप नान्यान से मिलने गए थे? लू चेन ने जवाब दिया, मैं अभी अभी उसके घर से आया हूँ। क्यों, क्या तुम इसलिए नाराज हो कि मैं तुमसे पहले मिलने नहीं आया? शियाओ वेन्याओ ने तुरंत कहा, मैं दुखी नहीं हूँ। शियाओ वेन्याओ अब भी इतनी समझदार थी कि उसने लू चेन के कार्यों पर कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया। हालांकि अब उसकी शादी लू चेन से हो चुकी थी, फिर भी वह इस बात से भली भांति अवगत थी कि वह अब भी उसकी बंदी है, अब भी उत्तरी राजकुमार की दासी है। केवल खुद को विनम्र बनाकर ही वह उत्तरी राजकुमार के महल में बेहतर ढंग से जीवित रह सकती थी। यह एक ऐसी याद दिलाना था जो नान्यान ने उसे दी थी, जिसे शियाओ वेन्याओ हमेशा अपने दिल के करीब रखती थी। इस समय लू चेन ने शियाओ वेन्याओ को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके शरीर को चुटकी काटते हुए हंसते हुए कहा, लगता है तुम नान्यान से काफी अलग हो। तुम्हारी मांसपेशियां अधिक विकसित हैं, जिससे तुम अधिक मजबूत दिखती हो। हालांकि नान्यान 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन उसके द्वारा अभ्यास की गई मार्शल आर्ट के कारण उसके शरीर में स्पष्ट रूप से दिखने वाली मांसपेशियां बहुत कम थीं। उसका शरीर मुख्य रूप से वसा से ढका हुआ था, जो समान रूप से वितरित थी। शरीर में वसा का समान वितरण महिलाओं के लिए एक बड़ा लाभ था। यह उन्हें मोटा दिखे बिना सुडौल बनाकर उनकी सुंदरता को बरकरार रखता था। पूरा शरीर छूने में बेहद कोमल लगता था और वसा एक अच्छा ऊष्मारोधी होने के कारण एक गर्मजोशी और प्रेमपूर्ण अनुभूति प्रदान करता था। नान्यान की तुलना में शियाओ वेन्याओ के शरीर पर उतनी चर्बी नहीं थी, जो छूने में हीनता का एहसास कराती थी। हालांकि नियमित रूप से घुड़सवारी करने के कारण उसके शरीर की मांसपेशियां, विशेष रूप से उसकी लंबी टांगें, काफी मजबूत थीं। लू चेन द्वारा अपने बारे में दिए गए आकलन को सुनकर जियाओ वेन्याओ ने धीरे से कहा, मैं अक्सर घुड़सवारी करती हूँ, इसलिए मेरा शरीर अधिक सुडौल, अधिक मजबूत है। लू चेन मुस्कुराई और बोली, थोड़ा सुडौल होना भी अच्छा है। उस क्षण शर्माते हुए जियाओ वेन्याओ ने कहा, राजकुमार, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए और आपको आराम करने में मदद करने दीजिए। फिर जियाओ वेन्याओ ने एक महिला दासी की भूमिका निभाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने स्वयं को संदर्भित करने वाले मैं को दास में बदल दिया। उसके बर्बर कबीले में दास स्वयं को इसी तरह संबोधित करते थे। शियाओ वेन्याओ लू चेन को फंसाने के लिए बेताब थी। उसे डर था कि लू चेन उसे परेशान करेगा और लू चेन की कमजोरी का फायदा उठाकर ही वह उसके अत्याचार से बच सकती थी। अचानक उसे लगा कि नान्यान की विधि उत्कृष्ट है और वह नान्यान की प्रशंसा करने लगी। हालांकि लू चेन एक ग्रैंडमास्टर थे और उनकी ताकत निश्चित रूप से उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन जब तक वे लू चेन को फंसाए रखते, तब तक वह उनके सामने शक्तिहीन रहेंगे। लू चेन को फंसाने के लिए उसे अपना रुख नरम करना पड़ा और लू चेन को लापरवाह होने देना पड़ा। इस समय लू चेन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके सामने खड़ी महिला पहले से ही उससे निपटने की योजना बना रही थी और वह अब भी शियाओ वेन्याओ को घास के मैदानों की एक भोली भाली लड़की ही समझ रहा था। शियाओ वेन्याओ की इतनी सक्रियता देखकर लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। फिर उसने शियाओ वेन्याओ को बिस्तर पर लिटा दिया और वह तुरंत उसकी बेल्ट खोलने लगी। मन ही मन सोच रही थी कि जल्दी से लू चेन को धोखा देकर नान्यान के तौर तरीकों को सीख लेगी। जल्द ही लू चेन जाल में फंस गया। शियाओ वेन्याओ की योजना सफल रही, लेकिन जिस क्षण उसकी योजना सफल हुई, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गलत, झूठा। बधाई हो मेजबान, एक और रखेल प्राप्त करने के लिए आपको ज्वार की प्रजनन तकनीक और ज्वार की शराब बनाने की विधियों से पुरस्कृत किया गया है। मेजबान ने शियाओ वेन्याओ के साथ एक बार संबंध स्थापित किया है। क्यूई शोधन मंत्र का अनुभव 60 बढ़ गया है,
कायाकल्प कौशल का अनुभव 60 बढ़ गया है। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र का अनुभव बढ़ गया है 60 जे। एक ही समय पर राजकुमार के महल के बाहर किन युशान जल्दी से राजकुमार के महल में प्रवेश कर रहा था और रोशनी और सजावट को देखकर वह झिझक गया। आज राजकुमार के महल के लिए बहुत खुशी का दिन था। क्या इस समय राजकुमार से मिलना उसके लिए वाकई उचित था? किन युशान के आगमन को देखकर निर्मल सौंदर्य वाली बाई किंग ने उदासीनता से कहा, कमांडर किन, क्या बात है? किन युशान की चिंता देखकर बाई किंग को लगा कि जरूर कोई जरूरी बात होगी जिस पर लू चेन को ध्यान देना होगा। लू चेन की निजी अंगरक्षक होने के नाते बाई किंग का पूछताछ करना स्वाभाविक था। किन युशान ने तुरंत कहा, मेरे पास उत्तर भूमि से राजकुमार को देने के लिए कुछ सूचना है, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। बाई किंग ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, अगर यह ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे 1-2 दिन के भीतर नॉर्थ सिटी को कोई खतरा नहीं होगा तो इसे अध्ययन के लिए सौंप दें। कुछ देर सोचने के बाद किन युशान ने कहा, गार्ड बाई, मैं समझ गई, लेकिन जब राजकुमार बाद में बाहर आएं तो कृपया उन्हें याद दिला दें कि अध्ययन कक्ष में उत्तर भूमि से कुछ खुफिया जानकारी है और उनसे इसे देखने के लिए कहें। बाई किंग ने ठंडे लहजे में ठीक है कहा और फिर चुप हो गई। इसके तुरंत बाद किन युशान ने अभी अभी प्राप्त हुई जानकारी को लू चेन के अध्ययन कक्ष में पहुंचा दिया। इस पल में बड़ी रकम राजधानी शहर 8वें राजकुमार का निवास स्थान। उत्तरी शहर छोड़ने के बाद वांग यूंग वांग परिवार में वापस नहीं लौटे बल्कि सीधे राजधानी चले गए और राजकुमार लू शुयून के साथ रहने लगे। आज 8वें राजकुमार का महल एक बार फिर लोगों से भरा हुआ था। हालांकि पिछली बार लू शुयून के सभी कर्मचारी और नौकर मारे गए थे, लेकिन लू शुयून आखिर एक राजकुमार थे, इसलिए जल्द ही बड़ी संख्या में कर्मचारी और आगंतुक उनके आसपास फिर से इकट्ठा हो गए। परिषद भवन के अंदर सभी के चेहरे गंभीर थे, मानो वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हों। तभी वांग यूंग ने लू शुयून से कहा, महामहिम, मेरी जानकारी के अनुसार राजकीय गुरु ने कुछ समय पहले उत्तरी शहर का दौरा किया था। हालांकि यह खबर व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और शाही महल से कोई विशेष हलचल भी नहीं दिख रही है, फिर भी इस बारे में कानाफूसी चल रही है। सिटू से ग्रेट सुम के राष्ट्रीय स्तंभ हैं, राजधानी की सुरक्षा के सबसे प्रमुख रक्षक और शाही महल की रक्षा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यदि वे महल छोड़ देते हैं तो आमतौर पर महल में मार्शल लॉ लागू हो जाएगा और भारी अराजकता फैल जाएगी, लेकिन सुम सम्राट मूर्ख नहीं है। अगर महल ने सचमुच ऐसा किया होता तो ये सबको ये बताने के बराबर होता कि सिटूसे ने शाही महल छोड़ दिया है। सिटूसे के प्रस्थान का खुलासा होने से बचने के लिए राजधानी शहर और शाही महल में कोई बड़ा कार्मिक स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिससे शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हालांकि दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं है जो हवा को अंदर न आने दे। आखिरकार सिटूसे एक ग्रैंडमास्टर हैं और इतना ही नहीं, वे लिन शियुमिंग से मिलने के लिए उत्तरी शहर में शाही सेना के शिविर में गए थे। राजधानी पर लगातार नजर रखने वालों को कुछ सुराग मिले और इन सुरागों को जोड़कर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सिटूसे उत्तरी शहर के लिए रवाना हो गया था। बेशक अब तक सिटूसी संभवतः उत्तरी शहर से लौट चुका होगा। आखिरकार राज्य के गुरु और एक महान राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में वह राजधानी शहर से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते थे। हालांकि सिटूसे की नॉर्थ सिटी की यात्रा ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी। वांग यून की बातें सुनकर लू शुयून की भौहें तन गईं। फिर उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता सचमुच युवराज का पद मेरे प्रिय भाई को देने पर विचार कर रहे हों? लू शुयून के लहजे में स्पष्ट रूप से द्वेष झलक रहा था। यान काउंटी में 30,000 सैनिकों की बर्बर सेना के विरुद्ध उत्तर राजकुमार की विजय की खबर राजधानी पहुंचने के बाद से ही लू शुयून अपने भीतर के उथल पुथल को दबा रहा था। शुरू में लू शुयून को सचमुच विश्वास था कि लू चेन अपनी शक्ति छिपा रहा है और युवराज का पद हथियाने के लिए तैयार है। हालांकि समय बीतने के साथ लू शुयून धीरे धीरे होश में आ गया। भले ही लू चेन हमेशा से अपनी शक्ति छिपा रहा हो, लेकिन उसकी क्षमताओं और उत्तरी शहर के संसाधनों के साथ 50,000 भारी घुड़सवारों की सेना बनाना असंभव था।